Assalamu alaikum dear students. I welcome all of you to this beautiful session of SCC phase 2nd test number 1, in which today I'll be discussing the chemistry portion of the paper, in which our syllabus was some basic concepts of chemistry and redox reactions. We'll be discussing every question in detail, so आप हमारे साथ बने रहे और आप हमारे डिस्कशन में साथ दीजिए। देखिए बेटा क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है बेटा कि 2 ग्राम हमने लिए हैं, 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस के हमने 20 ग्राम लिए हैं, कंटेन्स ओनली एटम्स ऑफ, उसमें सल्फर के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर वॉल्यूम, उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया दैट्स 5.6 लीटर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। लेट्स फोकस ऑन दिस। ये वाला जो कंडीशन दिया है, ये दिया है एसटीपी वाला कंडीशन। एसटीपी पे जो वॉल्यूम है ना इस गैस का, जिसमें किसके एटम्स है, सल्फर एंड ऑक्सीजन के एटम्स, इसका जो वॉल्यूम है ना बेटा, इसका वॉल्यूम है बेटा कितना, 5.6 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसटीपी है, कंडीशन एट एसटीपी, जो गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज 5.6 लीटर। तो वॉल्यूम अगर 5.6 लीटर है, तब जो मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस जो है दैट्स इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 20 ग्राम्स। तो अगर 5.6 लीटर ने मास कितना ऑक्यूपाई किया है, 20 ग्राम्स, तो 20 ग्राम्स है मास, लेकिन किसका मास है, 5.6 लीटर। तो मैं निकालूंगा अगर वॉल्यूम होता 22.4 लीटर, had the volume been 22.4 liter, what would have been the mass of the gas? That would correspond to mass of 1 mole of gas. तो अगर वॉल्यूम होता 22.4 लीटर, तब मैं इसको मल्टीप्लाई करता 4, ये वॉल्यूम बन जाता 22.4 लीटर, तब मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 4, और ये बनेगा मास 80 ग्राम्स। इसका मतलब ये जो 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा, दिस 22.4 लीटर कॉरस्पॉन्ड्स टू द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस विच मस्ट बी इट्स मोलर मास। तो ये इस गैस का कौन सा मास होना चाहिए बेटा, मोलर मास। सो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट मस्ट बी 80 ग्राम्स, दैट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। देखिए क्या लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इनमें से कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड्स है जो इलस्ट्रेट करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। एज यू नो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के लिए क्या है, आपको 2 एलिमेंट लेना है, आपको एलिमेंट 1 लेना है, और ऐड करना है उसके साथ एलिमेंट 2। 2 एलिमेंट्स है, वो है एलिमेंट 1, वो है एलिमेंट 2, दे रिएक्ट विद ईच अदर। अगर वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, वो एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो कंपाउंड जो होंगे वो एक से ज्यादा बनेंगे, कंपाउंड 1, कंपाउंड 2 एंड वी में हैव कंपाउंड 3, कंपाउंड 4, कंपाउंड 5, जो भी होगा, बट मिनिमम ऑफ वी मस्ट हैव 2 कंपाउंड्स। तो ये जो 2 एलिमेंट्स है, एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2, यही एलिमेंट इस कंपाउंड 1 में भी है, वही एलिमेंट इस कंपाउंड 2 में भी है। तो इन 2 कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो सेम मिलेंगे, हाँ उनका जो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो होगा दैट वुड बी डिफरेंट, बट एलिमेंट्स वुड बी सेम। जरा आप ऑप्शंस में चेक करिए किन वाले पेयर ऑफ कंपाउंड्स में एलिमेंट सेम है। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन की जगह सोडियम है। इसका मतलब इस पेयर ऑफ कंपाउंड्स में 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, सोडियम एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड सोडियम, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। थर्ड वाला देखिए बेटा, Na सोडियम दिया, ऑक्सीजन, बैरियम दिया, ऑक्सीजन, इसमें भी टोटल हुआ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दिस मस्ट नॉट बी द आंसर। लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए, टिन दिया, क्लोरीन दिया, टिन दिया, क्लोरीन दिया, इनकी स्टोइचियोमेट्री में डिफरेंस है, SnCl2 और ये कितना है, SnCl4। इसमें भी 2 ही एलिमेंट्स, इसमें भी 2 ही, उसमें भी वही 2, इसमें भी वही 2, जो कॉरस्पॉन्ड करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को। The oxidation numbers of chlorine atoms in calcium oxychloride is, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका होगा बेटा, क्लोरीन के, वो ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होंगे। तो लेट्स फर्स्ट ड्रा स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो ऐसे बनेगा, कैल्शियम जो होगा इसका बॉन्ड बनेगा एक ऑक्सीजन के साथ, एक बनेगा क्लोरीन के साथ, और एक क्लोरीन जो होगा वो डायरेक्टली अटैच होता है कैल्शियम के साथ। तो अगर आप इन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ है। अगर मैं ये वाला क्लोरीन देखूंगा, ये कैल्शियम के साथ अटैच है विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस क्लोरीन मस्ट हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। तो इस वाले मॉलिक्यूल में 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स पॉसिबल है, एक तो +1 भी है क्लोरीन का और -1 भी है क्लोरीन का, ये आप याद रखेंगे बेटा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जो क्लोरीन 2 एटम्स हैं उन पे ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है, एक डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन को विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी +1, और दूसरा एटम जो क्लोरीन है वो कैल्शियम को डायरेक्टली अटैच है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, -1 एंड +1। द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ सल्फर, सल्फर के क्या ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, किसमें हमें 4, एक तो एलिमेंट ही दिया सल्फर और दिया हमें H2F2
और दिया H2S रेस्पेक्टिवली R, इनमें से क्या ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे? देखिए एसिड जो है ये एक एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा दैट ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू 0। सारे सल्फर एटम्स पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नंबर सेकंड लेते हैं H2F2, जो F होता है बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हर एक कंपाउंड में होता है -1, तो इसका अगर -1 होगा, 2 बार -1 -2, तो दो सल्फर पे -2, एक सल्फर पे +1 होना चाहिए, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू +1। उसके बाद थर्ड जो हमें कंपाउंड दिया दैट इज H2S, H2S में जो हाइड्रोजन होगा वो +1 होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन -2 होगा, तो जो टोटल में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका वो आएगा बेटा -2 के बराबर। अब देखिए क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, 0 +1 एंड -2, 0 +1 एंड -2, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। The number of gram molecules of oxygen. Gram molecules of oxygen means number of moles of O2. Moles of O2 हमें निकालने। Gram molecule means number of moles of molecules. किसके molecules? ऑक्सीजन गैस के। इन किस में निकालने? 6.02 into 10⁻24 CO molecules। तो हमें CO molecule दिए हैं, कितने molecule दिए हैं वो आप देखिए बेटा क्या। हमें जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हैं वो कितने दिए हैं? 6.02 into 10⁻24 हमें दिए हैं बेटा CO मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल्स हमें दिए हैं, CO के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए इस CO के इतने मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे वो मैं निकालूंगा। तो ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, फिर ऑक्सीजन एटम्स से मैं निकालूंगा मॉलिक्यूल्स में। तो पहले मैं एटम्स निकालूंगा, ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स इतने लिख दिए। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो ऑक्सीजन के एटम्स है वो 1 है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 1 और ऐसे लिखेंगे हम बेटा 6.02 into 10⁻24। अब मैं इसको निकालूंगा ऑक्सीजन एटम्स कितने, ये तो एटम्स हो गए। अगर मैं मोल्स निकालूंगा तो मैं इसको डिवाइड कर लूंगा 6.02 into 10⁻23। देखो इससे क्या निकलेगा बेटा, इससे हमें आंसर आएगा जो ऑक्सीजन एटम्स है वो ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 23 इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये आएगा बेटा। अभी जो आंसर आएगा फिलहाल अभी एटम्स का जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मोल। तो ऑक्सीजन एटम्स जो होंगे वो होंगे 10 मोल। लेकिन हमें ऑक्सीजन एटम्स नहीं पूछा है, हमें पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, वो हमें आएंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। मोल्स ऑफ एटम्स कितने हैं, 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है बेटा 2। सो हम इसको एटॉमिसिटी डिवाइड करेंगे 2, जितने मोल्स ऑफ एटम्स ये है और उसको एटॉमिसिटी करेंगे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी से डिवाइड, हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ, क्या मिलेगा बेटा, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर आएगा बेटा 5 मोल आएगा। 5 मोल को ही हम नाम बोलते हैं 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ये आएगा इसका आंसर 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ये बनेगा बेटा इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन। देखिए क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन विच इट हैज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन का इन मॉलिक्यूल्स में से किस में है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और किस में होगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए 4 कंपाउंड्स हमें दिए हैं। कंपाउंड पहला दिया OF2। OF2 आपको पता है इट इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का होगा ऑब्वियसली +2 होगा, और फ्लोरीन का कितना होगा बेटा -1 होगा। फ्लोरीन टेक्स्ट बुक का एक लाइन है बेटा, टेक्स्ट में लिखा है कि फ्लोरीन सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है -1। तो फ्लोरीन अगर -1 होगा 2 बार है, ऑक्सीजन पे होगा +2, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट वुड बी +2। देखिए सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है, सेकंड लिखा है बेटा H2O2। जरा H2O2 में देखिए आप, H2O2 है पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होगा, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, इस 2 ऑक्सीजन का मिला के होगा -2, एक ऑक्सीजन का होगा -1, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा दैट वुड बी -1। देखिए थर्ड क्या लिखा बेटा, KO2। KO2 का मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट्स KO2? KO2 इज पोटेशियम पेरोक्साइड। पोटेशियम पेरोक्साइड, जो पोटेशियम होता है अल्कली मेटल्स, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। अगर पोटेशियम का +1 होगा तो 2 ऑक्सीजन का होगा -1। अगर 2 ऑक्सीजन का -1 तो एक ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, दैट शुड बी -1/2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा दैट वुड बी -1/2। और लास्ट में जो ऑप्शन दिया है वो क्या दिया बेटा, O2F2। O2F2 में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, फ्लोरीन का होगा -1, ऑक्सीजन का होगा +1। अब देखिए हमें क्या क्या ढूंढना है आंसर। हमें ढूंढना है पहले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। हाईएस्ट किस में बेटा, OF2 में, वो +2 है। और दूसरा क्या ढूंढना है बेटा, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे लोवेस्ट कितना होगा, -1। सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा इसका दैट वुड बी ऑक्सीजन का -1। तो -1 है H2O2 में। सबसे हाईएस्ट होगा +2
उस सबसे जो लोवेस्ट निकलेगा इसमें, लोवेस्ट देखिए बेटा क्या है, लोवेस्ट देखिए क्या है, लोवेस्ट इसमें देखो बेटा क्या है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1/2 है, तो इसका आंसर जो आएगा दैट वुड बी -1। आई फर्स्ट चेक द ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस में मिलेगा बेटा ऑक्सीजन का हाईएस्ट होगा OF2 में, तो OF2 में यहाँ पे आएगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा OF2, और जो लोवेस्ट इज इट K2O2, यहाँ पे क्या लिखा है K2O2 KO2, बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, तो इसको मैं यहीं पे करेक्ट कर लूँगा कि इसमें क्या हो सकता है, यू जस्ट वेट अ लिटिल। तो यहाँ पे जो होना चाहिए इट शुड बी OF2 और जो लोवेस्ट होना चाहिए, मैं इन दो में से एक ऑप्शन को बेटा करेक्ट कर लेता हूँ। तो जो लोवेस्ट होगा वो -1 है, -1 है H2O2 में, सो इट शुड बी H2O2। तो यहाँ पे होना चाहिए बेटा H2O2। यहाँ पे मैं इसको बेटा ऑप्शन में लिखूंगा इट शुड बी H2O2, तो ये H2O2 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे होना चाहिए बेटा H2O2। अब देखिए अब ऑप्शंस में सही लग रहा है, तो OF2 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सबसे हाईएस्ट होगा। OF2 में कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, और सबसे लोवेस्ट देखिए बेटा क्या है, लोवेस्ट कौन सा वैल्यू है इनमें से, लोवेस्ट वैल्यू होगा देखिए जैसे +2 है ये सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद ऑक्सीजन का +1 है तो इससे थोड़ा हाईएस्ट, उसके बाद कम वैल्यू कौन है बेटा, उसके बाद -1/2 ये तो हो गया थोड़ा सा इससे कम, उस सबसे कम कौन है इसमें बेटा -1 होगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो होगा -2 और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। तो हाईएस्ट आएगा +2, हाईएस्ट +2 होगा बेटा OF2 में, और जो लोवेस्ट होगा इसमें -1 किस में होगा H2O2 में। तो सेकंड पार्ट शुड बी इट्स आंसर। देखिए बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट, इनमें से कौन सा है जो सबसे लाइटेस्ट होगा, तो आपको देखना पड़ेगा मास वास क्या होगा, तो मास के हिसाब से आपको निकालना है। 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। जरा बेटा एक बात मुझे समझाए, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल कितना होता है, वो होते हैं 2 ग्राम्स। तो अगर 1 मोल होता है 2 ग्राम्स, तो इसका मास कितना निकलेगा 0.2 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 0.4 ग्राम। तो इसका जो मास होगा वो होगा 0.4 ग्राम के बराबर। इसके बाद देखिए क्या लिखा है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम लेंगे ना 10⁻23 होता है बेटा 1 मोल। 1 मोल का मास होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन का 28, बट ये मत है 23, ये कितना है ओनली, ये है 22 ही। तो इसका मतलब इसका मास जो होना चाहिए 28 नहीं होना चाहिए, इट्स मास शुड बी 2.8 ग्राम। तो इसका आंसर होना चाहिए 2.8 ग्राम। देखिए बेटा थर्ड क्या है 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर, इसका डायरेक्टली मास दिया 0.1 ग्राम ही दिया है। उसके बाद लिखा है 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होता है गैस का 32 ग्राम्स होते हैं, 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो हमें निकालना है 0.1 मोल का। तो 0.1 मोल का मास कितना आएगा 0.1 इंटू 32, वो आएगा बेटा 3.2 ग्राम। आपको निकालना है इनमें से सबसे लाइटेस्ट कौन है। अब देखिए सबसे लाइटेस्ट जो है वो है इसमें सिल्वर वाला, दैट इज 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर, ये आएगा बेटा इसका आंसर। द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इज गिवन बाय, मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशनशिप होगा। P आपको यहाँ पे दिया हुआ बेटा, P का मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जिसको आप यूजुअली D लिखते हैं, और मोलर मास ऑफ M1 यहाँ पे लिखा है बेटा, M1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बनेगा M1। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे याद रखें 1 डिवाइड बाई छोटा m जो होता है दैट्स इक्वल टू D डिवाइड बाई कैपिटल M, डिवाइड बाई कैपिटल M माइनस करते हैं बेटा M2 जिसको हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजुअली क्लास में पढ़ाते हैं, डिवाइड बाय करते हैं 1000। सॉल्यूट का मोलर मास जो होगा दैट्स इक्वल टू किसके बराबर होगा M2। लेकिन क्वेश्चन में M2 की जगह क्या लिखा है, जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो है M1, तो मैं M2 की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो M2 की जगह हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे M1। इसको कंफ्यूज सॉल्वेंट के साथ मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में वहीं से दिया है M1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये बनेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, जरा ये क्या बनेगा बेटा 1000D, ये क्या बनेगा M1 डिवाइड क्या बनेगा 1000M। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा 1/m, इट इज इक्वल टू 1000D, ये बनेगा बेटा 1000D माइनस बनेगा M1 और डिवाइड बनेगा 1000M, तो डिवाइड बनेगा ये 1000M। अगर मैं इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन को आप देखोगे यहाँ पे ऐसा कोई इक्वेशन है नहीं, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, रेसिप्रोकल करके m ऊपर आएगा, अगर m ऊपर आएगा तो 1000m भी ऊपर आएगा, 1000m भी ऊपर आएगा, डिवाइड क्या आएगा बेटा 1000m तो ऊपर आएगा ही, डिवाइड आएगा देखो क्या
1000 डी, डी इज डेंसिटी। आप बताओ डेंसिटी के बदले आपको क्या दिया है, डेंसिटी को पी से लिखा है तो मैं डेंसिटी की जगह पी लिखूंगा और माइनस करूंगा m1, तो ये करूंगा मैं इससे माइनस। अब देखिए इसके हिसाब से ये वाला जो ऑप्शन होगा, अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे एक के साथ मैच हो रहा है, जो फोर्थ ऑप्शन है देखो इसके साथ मैच हो रहा है। स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m डिवाइड बाय करेंगे 1000 p रेफर्स टू द डेंसिटी माइनस m1, जो m1 होगा वो बनेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो फोर्थ पार्ट आएगा इसका आंसर। देखिए क्या लिखा बेटा, कॉर्टिजोन जो है एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है कंटेनिंग 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल। कॉर्टिजोन एक कंपाउंड है उस कंपाउंड में है 21 एटम्स, किसके बेटा, 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल। द वेट परसेंटेज दैट इज मास परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है कॉर्टिजोन में वो है 69.98%, विच इज अप्रोक्सीमेटली 70%, तो इसको हम मान लेंगे अभी 70% होगा। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉर्टिजोन, कॉर्टिजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, आप देखिए सीधे मैं एक फॉर्मूला लूंगा बेटा मास परसेंट का, जरा मास परसेंट फॉर्मूला बताइए। मास परसेंट इज इक्वल, आप क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे ऊपर, मास ऑफ कंपाउंड कितना होगा डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास, तो मैं डिवाइड करूंगा मॉलिक्यूलर मास। बता ऊपर क्या लिखना पड़ता है बेटा, ऊपर हम लिखते हैं मास ऑफ उस एलिमेंट का मास कितना होगा, यहाँ पे लिखते हैं मास परसेंट कितना लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। जरा मुझे बताइए आप, जो मास ऑफ एलिमेंट होगा, मास ऑफ एलिमेंट होगा ना बराबर क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे वो डिवाइड कर लेंगे हम इनटू कर लेंगे सॉरी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू कर लेंगे 100 से। देखिए क्या बनेगा, किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इनटू करेंगे एटॉमिक मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। मास ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास जो होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा, दैट मल्टीप्लिकेशन वुड बी इक्वल टू द मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो ऐसे हम निकालेंगे। जरा मास परसेंट दिया बेटा आपको, वो दिया है 70%, मास परसेंट है 70%, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स दिए कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं 21, इनटू क्या दिया एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, डिवाइड क्या कर लेंगे आप इसका बेटा मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, इनटू किससे कर लोगे बेटा 100 से। तो जब आप मॉलिक्यूलर मास का निकालेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास का जो आंसर आएगा वो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आएगा, इसको यहाँ ले लो, दैट वुड बी इक्वल टू 21 इंटू 12 डिवाइड बाई 70 इंटू कर लेंगे बेटा 100, तो मॉलिक्यूलर मास का जो आंसर आएगा दैट वुड बी 360 ग्राम। तो इसका आंसर आएगा बेटा 360 ग्राम वुड बी द आंसर। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2। एक कंपाउंड दिया है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है, मतलब सिंपल रेशो वाला फॉर्मूला जो दिया है एटम्स का वो दिया है CH2। 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड हैज अ मास ऑफ 43 ग्राम्स। अगर मैं यही कंपाउंड लूंगा, इसके 1 मोल का जो मास होगा वो 43 ग्राम्स होगा, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा। देखिए पहली बात आपको याद है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है बराबर n वैल्यू मल्टीप्लाई क्या करते हैं बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये n वैल्यू किसके बराबर होता है, आप देखिए बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n वैल्यू होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, डिवाइड करते हैं हम एम्पेरिकल मास, डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास और मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल है ये। जरा देखिए मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास है 43 ग्राम डिवाइड बाय, जरा इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालिए, कार्बन 12 हो गया मास और 2 हाइड्रोजन हो गए, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 14, तो आएगा 43/14 इंटू करेंगे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या दिया है CH2 दिया है, तो आंसर कितना आएगा 14/3 जो होगा 43/14 जो होगा दैट वुड बी 3 इंटू कर लेंगे हम बेटा CH2, अगर हम 3 इंटू CH2 कर लेंगे दैट वुड बी C3H6 आएगा बेटा इसका फॉर्मूला। ये बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, दैट वुड बी C3H6, फर्स्ट पार्ट आएगा आंसर। देखिए इन ए कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। एक कंपाउंड है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन एटम्स है प्रेजेंट इन किसमें 9:1:3.5 बाय वेट, मतलब मास रेशो आपको दिया है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 108, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया 108, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। देखो क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, बट इन दिस क्वेश्चन वी आर नॉट गिवन द एम्पेरिकल फॉर्मूला, वी आर गिवन द रेशो मास परसेंट रेशो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला फर्स्ट and by that empirical formula we can find n value which we will multiply to the empirical formula and we
विल गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए कैसे निकालेंगे हम, नजर रखिए बेटा। क्या इसमें 3 एलिमेंट्स है, कौन कौन एलिमेंट है? एक तो कार्बन है, दूसरा एलिमेंट इसमें हाइड्रोजन है, और तीसरा एलिमेंट है बेटा इसमें नाइट्रोजन। जरा इनका मास रेशियो देखिए बेटा कितना है। इसका 9 लिखा है, 9 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा 3.5। जरा हम क्या करेंगे बेटा, हम निकालेंगे, ये तो मास रेशियो हो गया, मतलब इसके 9 ग्राम हो गए, इसका 1 ग्राम हो गया, इसका 3 ग्राम हो गया, तो ये मास रेशियो मान लेंगे। इसी मास रेशियो से हम सिंपल रेशियो निकालेंगे, इनके एटॉम मास को डिवाइड कर लेंगे। तो मैं करूंगा इसको 9 डिवाइड बाई 12। जब हम परसेंटेज को जब हम मास लेते हैं बेटा, अगर हम ऐसे करेंगे, जो मास हमें दिया होगा, परसेंटेज जो दिया होगा मास, उसको डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, वी विल गेट रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं लिखूंगा 9 डिवाइड बाई 12, इसको लिखूंगा 1 डिवाइड बाई 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 3.5 डिवाइड बाई 14 जो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है। जरा बताइए क्या बनेगा? 9 बाई 12 इज 0.75 बनेगा। ये हाइड्रोजन का कितना बनेगा? 1। जरा नाइट्रोजन का बताइए कितना आएगा? 3.5 डिवाइड बाई 14 वुड बी 0.25। जरा इसका देखिए, इसका हम सिंपल रेशियो निकालेंगे। सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे? जो सबसे छोटा है वो सबको डिवाइड कर लो। सबसे छोटा कौन है? 0.25, यहाँ पे भी डिवाइड कर लेंगे 0.25, यहाँ पे भी डिवाइड कर लेंगे 0.25। जरा रेशियो बताइए क्या आएगा बेटा? रेशियो आएगा C, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, C3, उसके बाद आएगा H4, उसके बाद आएगा N1। ये इसका बनेगा कौन सा फॉर्मूला? अभी हमें नहीं पता। दिस कैन बी एम्पेरिकल फॉर्मूला, दिस कैन बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट मोर ऑफन दिस वुड बी एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हम पहले इसका मास चेक कर लेंगे। नाइट्रोजन 1 हो गया 28, और हाइड्रोजन 4 हो गया 32, कार्बन भी 3 है, वो हो गया 36। तो इसका सम जो है वो 108 के बराबर नहीं है जो आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला को हम मानेंगे बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो इसका मास भी होगा। इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मास आएगा, अब देखिए वो आएगा अराउंड, अगर इसका सम करेंगे तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आएगा, दैट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 28 हो गया 34, और कार्बन अब देखिए कितना हो गया बेटे, कार्बन 12, 12 एंड 12 36, वो आएगा अराउंड 54 आई थिंक, जस्ट वेट, वो आएगा 54 के बराबर। तो अगर ये 54 के बराबर आएगा, अब देखिए बेटा इसका आंसर कितना आएगा, वो तो हो गया। हम निकालेंगे एन वैल्यू। जरा एन वैल्यू बताइए बेटा, एन वैल्यू किसके बराबर आएगा? वो आएगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास है 108 डिवाइड बाई एम्पेरिकल मास, वो कितना बेटा? दैट्स इक्वल टू 54। जरा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा मास जो हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे एक बार, वो देखिए कितना होगा। नाइट्रोजन का ओनली 14 है, हाँ 14 है, तो 14 ही होगा। हाँ मैंने ठीक लिखा था बेटा, 54 आएगा। तो इसका 14 होगा नाइट्रोजन का, और हो गए 4 हो गए 14 और 4 18, और 36 दैट्स 54। तो एन वैल्यू जो आएगा इसका, दैट वैल्यू वुड बी इक्वल टू 2। अगर एन वैल्यू 2 के बराबर, अगर एन वैल्यू 2 आ गया तो हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर आएगा? एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल एन वैल्यू कितना है? 2। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? C3H4N1। तो बताइए क्या आएगा बेटा टोटल आंसर? 2 × 3 हो गया C6, H8 आएगा और N2 आएगा। तो ये बनेगा इसका बेटा कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा इसका C6H8N2। है कोई ऑप्शन? C6H8N2। देखो क्या लिखा बेटा क्वेश्चन। इफ 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ एल्यूमिनियम, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं एल्यूमिनियम से टू फॉर्म Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन ग्राम, एल्यूमिनियम इन ग्राम यूज्ड इन द रिएक्शन इज, तो एल्यूमिनियम का कितना मास यूज्ड होगा ग्राम्स में इन द रिएक्शन। अब एक चीज का ख्याल जरूर रखा करेंगे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको रिएक्शन जबानी याद होना चाहिए। You must remember all the reactions, only then you can solve the questions very comfortably. तो reactions आप याद रखिए। तो यहाँ पे reaction क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है एल्यूमिनियम के साथ, so simply reaction would be oxidation। तो एल्यूमिनियम को ऑक्सीडेशन होगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तो जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन वुड बी लाइक दिस, एल्यूमिनियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स Al2O3। ये बनाएगा बेटा Al2O3। जरा इस रिएक्शन को आप सॉल्व करिए, इसको बैलेंस करिए आप। तो यहाँ पे ट्वाइस आएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स आएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स आ गया, हो गया रिएक्शन बैलेंस। जरा इस रिएक्शन में आप देखिए क्या, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, पहले स्टाइशियोमेट्री देखिए, इसके 4 मोल एल्यूमिनियम के, इसके 3 मोल के साथ कंबाइन हो रहे हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं? ओनली 1.5। तो अगर ये 3 के बदले 1.5 ही यूज हो गए तो तब ये कितना यूज होगा? ये भी, अगर ये आधा यूज हो गया, ये भी आधा ही यूज होगा। ये 3 मोल यूज हो गए, ये 4 के बदले कितने मोल यूज होंगे? 2 मोल। तो आपको यही तो निकालना है कि बताओ मास ऑफ एल्यूमिनियम इन ग्राम दैट इज यूज्ड इन द रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम के जो 2 मोल होते हैं वो कितने होते हैं?
2 इंटू 27, क्योंकि एक मोल का मास जो होगा दैट वुड बी 27, सो इट इज 2 इंटू 27 विच इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम्स, दैट वुड बी इक्वल टू 54 ग्राम। अब देखिए ऑप्शन में 54 है कोई ऑप्शन, तो 54 ग्राम्स इस रिएक्शन में यूज होंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 62। सो मूविंग टू द 63 क्वेश्चन। इन द रिएक्शन, हमें रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में हमें स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सारे दिए हुए हैं। 4 मोल ऑफ NH3 गैस combines with 5 mole of oxygen gas to give 4 mole of NO gas and 6 mole of water हमें दिए हुए हैं। When 1 mole of ammonia, अगर हम लेंगे अमोनिया का 1 mole and 1 mole of oxygen are made to react to completion, तो तब क्या होगा? जरा पहले रिएक्शन को हम देख लेते हैं बेटा, रिएक्शन पे थोड़ा नजर मार लेते हैं। देखिए रिएक्शन क्या लिखा है, 4 टाइम्स NH3 प्लस क्या लिखा बेटा 5 टाइम्स O2। देखिए क्या बन रहा है, 4 टाइम्स NH3 5 टाइम्स O2 और उससे बन रहा है 4 टाइम्स NO और बन रहा है 6 टाइम्स H2। जरा नजर रखिए आप बेटा, क्या 4 टाइम्स NH3 और 5 टाइम्स O2 व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2, तो ये रिएक्शन हो रहा है ना। तो अगर ये रिएक्शन हो रहा है इसमें हम पहले ढूंढेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो अमाउंट्स दिए हैं दे आर इन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, ऑल ऑफ देम विल बी कंज्यूम्ड, या नहीं भी हो सकता है। तो विल फर्स्ट चेक दैट। देखिए क्या आपको इसका दिया हुआ है बेटा 1 मोल, इसका दिया आपको 1 मोल, अगर इसका 1 मोल दिया 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2, तो इसका भी दिया है 1 मोल। जरा बेटा मुझे एक बात समझाइए, अगर ये 5 मोल ऑक्सीजन इस रिएक्शन में कंज्यूम होंगे तो ये कितना कंज्यूम होगा, 4 मोल। जितने मोल्स ऑक्सीजन के कंज्यूम हो रहे हैं क्या NH3 के उतने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, उससे कम। तो आप देखिए बेटा क्या है, तो आपको O2 के कितने मोल दिए हैं, 5 मोल। तो आपको जो अमोनिया चाहिए इसके लिए, क्या वो अमोनिया का अमाउंट आपको 1 मोल चाहिए या 1 मोल से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 1 मोल से थोड़ा अमाउंट तो लगेगा ही। तो अगर आप इन दो में से देखेंगे, आपको याद है बेटा कि एक रिएजेंट होता है जो एक्सेस रिएजेंट होता है, एक रिएजेंट होता है जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ज़रा आप मुझे बताएं इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, एक्सेस रिएजेंट कौन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा मोल, उसको डिवाइड करूंगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उस रेशियो को निकालेंगे। ज़रा यहाँ पे कितने मोल है, 1/4, तो 1/4 कितना होगा 0.25, ये आ गया ये रेशो। जरा यहाँ देखिए 1/5 कितना आएगा 0.20। जरा इन दो वैल्यूज में से देखिए छोटा वैल्यू कौन है, 0.25 छोटा है, 0.20 छोटा है, 0.20 छोटा है, तो ये बनेगा LR, ये बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट, और ये बनेगा इसमें बेटा ER, एक्सेस रिएजेंट बनेगा। जरा इन दोनों में से आप मुझे बताइए क्या होगा, क्या ऑप्शन में ऐसा तो नहीं लिखा होगा कौन कंज्यूम होगा कौन नहीं होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ H2 is produced, 1 मोल ऑफ NO will be produced, all the oxygen will be consumed, all the ammonia will be consumed। अब बताओ एक रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम होता है, इट्स ऑलवेज द लिमिटिंग रिएजेंट व्हिच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इट गेट्स कंज्यूम्ड, ये सारा कंज्यूम होगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 64, द मास ऑफ बैरियम कार्बोनेट का कितना मास होगा, प्रोड्यूस, तो बन रहा है इसमें बैरियम कार्बोनेट। When excess carbon dioxide is bubbled, जब आप excess carbon dioxide को पास करोगे through a solution of 0.205 mole of barium hydroxide, इसका मतलब पहले तो रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा। जरा रिएक्शन देख लेते क्या होगा। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड जो होगा, बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, बैरियम हाइड्रोक्साइड में आप पास करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जरा देखिए रिएक्शन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड और ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा बैरियम कार्बोनेट बनेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा H2। जरा इसको देखिए रिएक्शन बैलेंस्ड है, आई थिंक ये रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमें ऑप्शंस में क्या लिखा उसके व्हेन एक्सेस, तो ये एक्सेस में दिया है तो इसका मतलब इसको ढूंढना नहीं है, ये एक्सेस रिएजेंट ही बनेगा, तो आंसर आएगा लिमिटिंग रिएजेंट से। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड हमने कितने लिए 0.205, तो अगर ये 0.205 अगर हम लेंगे 0.205 मोल, किसके लेंगे 0.205 मोल बैरियम हाइड्रोक्साइड के, तो आप बताइए ये कितना बनेगा, क्या ये उतना ही नहीं बनेगा, बिल्कुल उतना ही तो बनना चाहिए। कैसे, अगर ये 0.205 मोल है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, जितने मोल्स ये कंज्यूम होगा उतने मोल्स ये बनेगा। ये कितने मोल्स कंज्यूम हो रहा है 0.205, तो ये भी कितने मोल्स बनेगा 0.205 मोल।
तो ये इतने मोल बनेगा। लेकिन ऑप्शन में हमें मोल नहीं पूछा है, ऑप्शन में पूछा है कि आप बताएं कितने ग्राम्स बनेंगे। तो कितने ग्राम्स बनेंगे, तो वो ग्राम्स, मोल को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 0.205 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास, किसका मोलर मास? बैरियम कार्बोनेट का। बैरियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना आएगा? बैरियम का मोलर मास होता है 137 इंटू कार्बोनेट का जो मास होता है वो होता है 60 के बराबर, 137 प्लस 60। अब देखिए कितना आएगा, यूनिट जो आएगा वो आएगा ग्राम, अभी मोल था हमने ग्राम में बदल दिया। तो ये दोनों का जो सम होगा ना बेटा, दिस वुड बी द मोलर मास ऑफ बैरियम कार्बोनेट। सो 0.205 इंटू क्या कर लेंगे हम, इन दोनों का सम, 137 प्लस 60 दैट वुड बी इक्वल टू 197। तो 197 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 197 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें जो आंसर आएगा दैट वुड बी 200 डिवाइड बाई 0.2 ऑलमोस्ट, दैट इज 200 बाई 0.2 वैल्यू। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट्स 1/5, 197/5 वुड बी अराउंड 40 ग्राम्स। तो इसका आंसर जो आएगा दैट वुड बी अराउंड 40.5 ग्राम्स आएगा हमारा आंसर। तो ये आएगा बेटा, सेकेंड पार्ट आएगा बेटा इसका आंसर। इन द गिवन रिएक्शन, आपको रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन पढ़िए आप आराम से, देखिए रिएक्शन क्या दिया हुआ है। रिएक्शन में लिखा है x प्लस वाई गिव्स 3z और वहां से मिल रहा है आपको 3 टाइम्स समथिंग। तो देखिए इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। इफ 1 मोल ऑफ ईच, इफ 1 मोल ईच ऑफ, आपको 1 मोल ईच ऑफ x का 1 मोल, y का 1 मोल एंड उसके बाद क्या दिया 0.05 मोल ऑफ z गिव्स कंपाउंड, ये कंपाउंड बना रहे हैं XYZ3। एटॉमस आपको दिए द यील्ड ऑफ XYZ3। इस रिएक्शन में जो XYZ3 बनेगा उसका यील्ड कितना मिलेगा, उसका आंसर आपको ग्राम्स में निकालना है। तो ग्राम्स में कैसे आंसर निकालेंगे, उसके लिए रिएक्शन पहले लिख देंगे। तो रिएक्शन क्या है हमारा, रिएक्शन है हमारा ऐसे, x प्लस वाई प्लस 3z, x प्लस वाई प्लस 3z जो होगा वो दे रहा है XYZ3, ये हमारा रिएक्शन है। जरा इस रिएक्शन में देखिए बेटा, इसके कितने मोल दिए 1 मोल, इसका भी कितना दिया 1 मोल, लेकिन इसके कितने मोल दिए 0.05 मोल इसके दिए। जरा आप सोचिए बेटा, इसका अपना कोफिशिएंट है 1, इसका अपना कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 3। अगर ये 1 मोल चाहे, ये 1 मोल चाहे, तो ये तो 3 मोल चाहिए स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से। लेकिन क्या ये 3 मोल दिया है 0.05, ये तो 0.05 दिया होगा। तो ये वाला वैल्यू जो बनेगा ये बनेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। और किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का अमाउंट बनता है, क्वांटिटी ऑफ अमाउंट कितना, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड कितना बनेगा, इट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें ये लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट से ये कितना बनेगा, अगर ये 3 मोल कंज्यूम होगा ये बनेगा 1, 3 मोल से ये 1 कंज्यूम होगा, इसके 1 मोल से ये कितना कंज्यूम होगा 1/3। अब 0.05 से कितना बनेगा, सॉरी इसके 3 मोल से ये कितना बनेगा 1 मोल, 3 मोल कंज्यूम होंगे ये 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये कितना फॉर्मेशन होगा, ये कितना बनेगा 1/3 मोल। लेकिन इसका कितना कंज्यूम हो रहा है 0.05, तो ये भी कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 मोल। तो अगर ये 0.05 मोल कंज्यूम होंगे तो ये 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.05 मोल बनेगा। लेकिन हमें मोल नहीं पूछे, हमें क्या पूछे, हमें पूछे कि ग्राम्स कितने होंगे। तो मैं मोल को ग्राम्स में बदल दूंगा। कैसे बदल देंगे, मोल को ग्राम में कैसे बदलते हैं, अगर आपको मोल को बनाना होगा बेटा मास, मोल से आपको मास निकालना होगा, तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा मोलर मास। मल्टीप्लाई क्या करना पड़ता है, मोलर मास। तो मुझे मोल पता है लेकिन मोलर मास अभी नहीं पता है, मोलर मास भी निकाल देंगे। तो मल्टीप्लाई करूंगा बेटा मैं इसको मोलर मास, किसका मोलर मास, XYZ3। जरा आप देखो, आपको क्वेश्चन में वहीं से दिया XY और Z के जो मास है 10, 20 एंड 30। तो इसका मास 10 होगा, इसका मास 20 होगा और Z का मास जो है वो 30 है। लेकिन 30 कितनी बार है, 3 बार, तो बनेगा 90, 20 एंड 10, वो टोटल में कितना बनेगा 90, 20 हो गया 110 एंड 120, 120 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर निकलेगा आपको वो आएगा 4, दैट वुड बी, ये कैंसिल होगा, दैट वुड बी 2 ग्राम्स। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो कितने ग्राम्स आएगा, दैट वुड बी 2 ग्राम्स। तो 2 ग्राम्स आएगा बेटा इसका आंसर। हमने क्या किया, पहले यहां से देखा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया इसमें Z। लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड हो गया कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितने मोल्स बनेगा, तो वो मोल्स निकाल दे। फिर मोल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम्स में। मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर दिया, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके ग्राम्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोलर मास का निकालेंगे आप, x का मास 10 है, y का मास 20 है, Z इसमें 3 है, 1 का मास 30 है, 3 का 90 होगा, सो नेट मास इज 120। आंसर निकालेंगे दैट वुड बी 2 ग्राम्स। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 65। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 में क्या लिखा है, फॉर द रिएक्शन के लिए क्या होगा, Fe2O3 or 3 times carbon monoxide gives twice Fe and 3 times CO2. The volume of carbon monoxide required to reduce
1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ये तो आसान हो गया। फेरिक ऑक्साइड का 1 मोल आपको रिड्यूस करना है, उसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो गैस होता है, तो इसके कितने मोल्स लगेंगे, सीधे इसके लगेंगे 3 वॉल्यूम्स, तो 3 वॉल्यूम मीन्स 3 मोल ऑफ वॉल्यूम्स। देखिए बेटा क्या ये इसका आपको ऑक्सीडेशन करवाना है, ठीक है, किससे करवाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये गैसियस स्टेट में, तो इसके 1 मोल को अगर आपको ऑक्सीडाइज करवाना है बेटा, टू रिड्यूस, सॉरी इसको रिड्यूस करवाना है, तो अगर इसको रिड्यूस करवाएंगे तो रिड्यूस, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको रिड्यूस करवाएंगे, जब रिड्यूस करवाएंगे इसके 1 मोल को, तो हमें चाहिए 3 मोल्स ऑफ CO। अब 3 मोल ऑफ CO का वॉल्यूम कितना होगा, तो 3 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल सी बात है कि जो वॉल्यूम आएगा दैट वुड बी 3 इंटू 22.4 लीटर। सीधे 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.3 लीटर और 3 का होगा इसका मल्टीप्लाई, दैट वुड बी 67.2 लीटर। अब आपको ऑप्शन में जो दिया है दैट इज 67.2 लीटर का दूसरा यूनिट जो नाम बोलते हैं दैट इज डेसीमीटर क्यूब, तो इसका आंसर आएगा बेटा 67.2 डेसीमीटर क्यूब। देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट लिमिटिंग रिएजेंट्स इन रिएक्शंस। आपको 3 रिएक्शंस दिए हैं, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2 एंड रिएक्शन 3 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन में और थर्ड रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जरा पहला रिएक्शन आप चेक करिए, फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन दिए, कार्बन और ऑक्सीजन दिए, तो मैं पहला रिएक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे। पहला रिएक्शन जो हमें दिया, कार्बन कंबाइन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। हमें आपको जरा इसके ये देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड, रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसके 12 ग्राम आपको लेने पड़ेंगे, इसके आपको 32 ग्राम लेने पड़ेंगे। जरा बताओ आपको क्वेश्चन में कितने दिए, इसके दिए 26 ग्राम और इसके दिए, इसको बढ़ाया है, 26 ग्राम किया है, तो 12 से बढ़ाया 26 ग्राम किया, लेकिन ये भी तो बढ़ना चाहिए। देखो अगर कार्बन के 12 ग्राम कंज्यूम होंगे, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होगा 32, अब कार्बन के कितने ग्राम कंज्यूम हो रहे हैं 26, तो 26 के लिए ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन कितना दिया है यहाँ से 20 ग्राम दिया है, वो तो कम दिया है, जितना आपको ऑक्सीजन चाहिए ना उससे कम दिया है। अगर कोई रिएक्टेंट जितना आपको चाहिए उससे कम दिया होगा दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये बनेगा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले वाले में जो लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा वो कौन बनेगा, वो बनेगा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन में देखिए 2 जगह ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। सेकंड रिएक्शन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सेकंड रिएक्शन जो दिया हैबर्स प्रोसेस दिया N2 + 3 times H2 दैट गिव्स ट्वाइस NH3। तो इस रिएक्शन में आप देखिए बेटा क्या दिया, इस रिएक्शन में आपको जो अमाउंट्स दिए हैं, जरा पहले स्टोइचियोमेट्री देखिए बेटा, स्टोइचियोमेट्री क्या होगा, N2 का 1 मोल होता है 28 ग्राम, H2 के 3 मोल होता है 6 ग्राम। तो अब देखिए अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, वहां से आपको N2 के दिए 60 ग्राम, इसका मास बढ़ाया कहां तक किया है 60 ग्राम तक, ठीक है बढ़ा लिया है, लगभग डबल किया है इसका वैल्यू, तो इसका मास जो है वो कितना बढ़ाया, वो 80 तक कर दिया है। तो 80 का मतलब 13 टाइम्स लगभग इसको बढ़ाया, 14 टाइम्स अराउंड, तो इसको 2 टाइम्स बढ़ाया लेकिन इसको 14 टाइम्स बढ़ाया, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये 80 ग्राम दिए। अब देखिए ना अगर ये 28 ग्राम कंज्यूम होंगे तो ये कितना कंज्यूम होगा 6 ग्राम। अगर आपने 28 को डबल से थोड़ा ज्यादा किया, इसको भी डबल से थोड़ा ज्यादा करना था लेकिन आपने बहुत ज्यादा ले लिया, तो ये वाला जो रिएजेंट बनेगा एक्सेस रिएजेंट। तो ये वाला रिएजेंट जो बनेगा ये कौन सा बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो सेकंड वाले पार्ट में जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा दैट वुड बी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट इसमें है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसका आंसर आना चाहिए फोर्थ पार्ट, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड उसमें लिखा है ना रिस्पेक्टिवली, तो इसलिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन। और थर्ड वाले को आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट फॉस्फोरस एज लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा है, 10 ml ऑफ 2 मोलर NaOH, आपने 10 ml लिए 2 मोलर NaOH सोल्यूशन की, इस एडेड टू किसमें ऐड किए 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH सोल्यूशन, व्हाट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, सीधे मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का सवाल है, तो 2 सोल्यूशन NaOH के उनको कंबाइन किया और आपको जो फाइनल मोलैरिटी निकालनी होगी M3, वो आपको पता है किसके बराबर होगा M1V1 + M2V2, और डिवाइड क्या कर लेंगे हम बेटा, डिवाइड कर लेंगे V1 प्लस कर लेंगे हम V2। जरा देखिए M1 का वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू दिया 2 मोलर इंटू वॉल्यूम दिया 10 ml, 2 × 10 हो गया, प्लस देखिए M2 का वैल्यू कितना दिया है, M2 का वैल्यू है 0.5 और उसका जो वॉल्यूम दिया दैट्स इक्वल टू 200, तो डिवाइड कर लेंगे V1 + V2 दैट इज 10 + 200, 10 + 200। जरा देखिए वैल्यू कितना आएगा, इन दो का 2 × 10 कितना हो गया दैट्स इक्वल टू 20, प्लस जरा देखिए ये 0.5 0.5 कटेगा तो 20 × 5 जो होगा, तो ये कटेगा ना बेटा इसमें, फाइंड -1 200 ही है ना, 200 ml ऑफ 0.5 मोलर, तो ये आएगा 100 के बराबर,
100 120 और डिवाइड बाय आएगा बेटा 210 सो दैट वुड बी इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 210, तो लगभग 0.5 कह रहा हूँ तो आना ही चाहिए आंसर, तो इट वुड बी 0.57। आप देखिए ऑप्शन में एक आंसर ऐसा दिया है 0.57 हमारा इसका आंसर होना चाहिए, दैट शुड बी 0.57। सिंपल मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मिक्स विथ, हमें वाटर का वॉल्यूम कितना चाहिए, नीडेड टू मिक्स विथ 10 ml ऑफ 10 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड टू गेट 0.1 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड। अब जरा ये बात देखिए बेटा, क्या है आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, आपने एक सोल्यूशन लिया है नाइट्रिक एसिड का, उसके 10 ml आपने लिए हुए हैं, तो V1 जो वॉल्यूम है वो आपने लिए हैं 10 ml, ठीक है बेटा, और उसकी जो नॉर्मेलिटी है N1 वो है 10 नॉर्मल के बराबर, वो हो गई नॉर्मेलिटी। अब आपने क्या किया, आपको नया सोल्यूशन बनाना है, नए सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होगी वो N2 होगी, दैट इज 0.1 नॉर्मल। तब आपको बताना है कि V2 का तो नहीं दिया है कुछ, V2 का कोई डाटा ही नहीं दिया, आपको बताना है कि वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा। तो आपको एक्चुअल में क्या करना है, सोल्यूशन का डाइल्यूशन करना है, तो ये डाइल्यूशन फार्मूला का सवाल बनेगा। तो डाइल्यूशन फार्मूला में आपने पढ़ा है कि यूजिंग डाइल्यूशन फार्मूला से हम कर लेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो हम पहले V2 निकालेंगे, तो V2 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू N1V1 डिवाइड बाय N2, तो ये आएगा V2 का वैल्यू। जरा V2 का वैल्यू देखिए बेटा कितना आएगा, V2 इज इक्वल व्हाट्स द वैल्यू ऑफ N1, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ N1 when V1, दैट्स 10 into 10 into 10, what is the volume of this N2, that is 0.1, so V2 का वैल्यू जो आएगा that would be equal to 1000 ml, मतलब जो आपको फाइनल वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 1000 ml। what was the initial volume, initial volume we had only 10 ml, और डाइल्यूशन जब हमने किया हमने V2 बना दिया, और V2 कितना बनेगा 1000 ml, तो अगर V2 1000 ml बन गया, बताओ हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ा, हमें जो वाटर ऐड करना पड़ा प्लस वो करना हमें पड़ा 990 ml। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने ऐड किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमने ऐड किया दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1, वो का डेल V के बराबर, तो V2 कितना है 1000 और माइनस कर लेंगे हम 10, दैट्स इक्वल टू 990 ml। 990 ml हमें वॉल्यूम लगेगा, इतना हमें ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शंस में है एक ऑप्शन 990 ml। चले मूविंग ऑन टू 70, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12 इन ब्लड, ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना दिया है 0.9 ग्राम पर ml, कि ब्लड में जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है दैट इज 0.9 ग्राम पर ml। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज, मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज क्या होगा ब्लड में, आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है लेकिन किन यूनिट्स में दिया है, ग्राम पर ml में, तो आपको दिया है 0.9, आपको दिया है ग्राम पर लीटर, नॉट ml पर लीटर दिया है, और आपको पूछा है कि बताओ मोलैरिटी कितनी होगी, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें, हमें ग्राम पर लीटर दिया है हम इसको मोल पर लीटर बना लेंगे, ग्राम पर लीटर दिया है मोल पर लीटर बना लेंगे, तो फॉर्मूला भी याद रखना, तो जो मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है, अगर आपको यूनिट चाहे मोल पर लीटर, आप याद रखना यूनिट होगा ग्राम पर लीटर और डिवाइड होगा बेटा मोलर मास, डिवाइड होगा मोलर मास। ग्राम पर लीटर को हम स्ट्रेंथ कहते हैं, मोल पर लीटर को हम मोलैरिटी कहते हैं। तो अगर मुझे दिया है 0.9 ग्राम पर लीटर, मैं इसी को बनाऊंगा मोल पर लीटर, कैसे 0.9, अब मैं डिवाइड करूंगा ग्लूकोज का मोलर मास जो है 180, तब इसका जो यूनिट आएगा दैट इज मोल पर लीटर। तो 0.9 को अगर 80 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ गया 90/80, दैट इज 0.005 आना चाहिए, 0.005 मोल पर लीटर, दैट वुड बी इक्वल टू 0.005 मोल पर लीटर को हम मोलर भी कहते हैं। सो दिस मस्ट बी द आंसर। एकदम सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, बस याद रखना। ग्राम पर लीटर में आपको दिया हुआ है, स्ट्रेंथ आपको दिया, आपको मोलैरिटी निकालना है, तो स्ट्रेंथ से आप मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, आप मोलर मास से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द आंसर। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 71। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होगा, लेट मी टेक ए सिप ऑफ वाटर। देखिए क्या लिखा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। कंपाउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। बिल्कुल, एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये बात सही है, तो ये इसका आंसर नहीं, हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। बिल्कुल सही है, कंपाउंड के लिए केमिकल मेथड चाहिए, तो ये सही है, ये हमारा आंसर भी नहीं है। A compound retains the physical properties of its constituent elements, जो कि बिल्कुल गलत लिखा है, ये गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही हमारा आंसर होना चाहिए।
जब एक कंपाउंड बनता है तो एलिमेंट जो होते हैं वो सारे प्रॉपर्टीज अपने लूज करते हैं, तो वहां पे तो नया सबस्टेंस बनता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो जो पुराना सबस्टेंस है ना रिएक्टेंट, वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज को लूज करेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड, जो बात बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो इसमें थर्ड पार्ट जो होगा, थर्ड पार्ट वुड बी द आंसर, ये आएगा इसका इनकरेक्ट। चलिए लेट्स मूव टू 72। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, कितना मास होगा 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का, विच विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, किसको न्यूट्रलाइज करना है, 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। आसान सवाल है, देखिए क्या रिएक्शन आपको दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, तो रिएक्शन बैलेंसर सब कुछ दिया हुआ है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें देखना है कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास लगेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये है 95% प्योर, मतलब अगर आप इसके 100 ग्राम लेंगे उसमें प्योर जो कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा वो 95 ग्राम ही निकलेगा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। जरा इस बात पे हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। देखो जो रिएक्शन दिया ना, इसमें HCl भी दिया और इसका मास हमें निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मैं पहले लिखूंगा HCl, ट्वाइस HCl प्लस लिखूंगा मैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने लिखा 2 और 1। अगर इसके 2 मोल्स लगेंगे, अगर इसके 2 मोल्स लगेंगे तो इसका 1 मोल ही लगेगा। तो मैं पहले ऐसे करूंगा कि HCl के कितने मोल्स मुझे दिए हैं और मैं फिर उसका हाफ करके निकालूंगा कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स, फिर उन मोल्स को मास में कन्वर्ट करूंगा, फिर प्योरिटी से आंसर निकालेंगे। देखिए नजर क्या, जरा कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स होंगे, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स। जरा मोलैरिटी बताइए कितनी है, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर, तो आपको लेना है 0.5 मोलर, इनटू लिया आपने कितने ml दिया 50 ml, तो मैं 50 लिखूंगा, m की जगह लिखूंगा 10⁻⁻3, क्योंकि मुझे वॉल्यूम ml में नहीं चाहिए, मुझे लीटर में चाहिए। तो ये हो गए मोल्स किसके, ये वाली जो हो गए ये हो गए मोल्स ऑफ HCl। जरा मुझे बताओ मोल्स ऑफ HCl अगर इतने होंगे, क्या हमें मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी इतने चाहिए, इसका आधा, इसका आधा ही चाहिए। तो अगर मैं लूंगा मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो तो हाफ होगा, तो दैट वुड बी हाफ ऑफ किसका होगा 0.5 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻3, इसका आधा होगा। तो अगर मैं इस मोल्स का आंसर निकालूंगा और मोल्स को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा बेटा, ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा। अगर मैं इस मोल को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, मैं निकालूंगा मोल के बदले मास। मैंने आपको अभी बताया मोल से मास कैसे निकालते हैं, हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर मास से, इंटू कर लेंगे 50 इंटू लिखेंगे 10⁻⁻3। जरा मुझे बताइए बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, तो मोल को हम मास में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 100 ग्राम। तो इसका जो आंसर आएगा अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा दैट वुड बी इक्वल टू 1.25 ग्राम। तो आपको 1.25 ग्राम चाहिए, लेकिन किसके, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए 1.25 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में प्योर नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहे जो सिर्फ कितना प्योर होगा 95% प्योर। तो 95% प्योर के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं 95 ग्राम लेना चाहूंगा कैल्शियम कार्बोनेट के, बताओ उसके लिए आपको कितना लेना पड़ेगा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि प्योरिटी है ना 95%। अगर आप 100 ग्राम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, डू वी गेट 100 ग्राम्स ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, नो, वी विल ओनली गेट 95 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 95 ग्राम मिलेंगे 100 से, अगर 95 मिलेंगे 100 से, आपको कितने ग्राम्स की जरूरत है 1.25, तो 1.25 ग्राम कितने से मिलेगा, फिर 1.25 ग्राम मिलेगा 100 डिवाइड बाई 95 इंटू कर लेंगे बेटा 1.25 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे आप, योर आंसर मस्ट बी 1.23, इस आपका आंसर 1.32, तो आपका आंसर आएगा 1.32 ग्राम। तो ये आएगा बेटा आपका आंसर 1.32 ग्राम शुड बी द इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी प्योरिटी कितनी होगी 95% प्योर, वो इस HCl के इतने अमाउंट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लेगा। लेट्स मूव 73। The number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। जरा याद दिला दीजिए Haber's process बताओ। Haber's process हो गया N2 gaseous प्लस 3 times H2 gaseous, क्या बनाएगा वो बेटा twice NH3। तो ये आपका Haber's process है। जरा इस Haber's process में बताओ क्या क्या दिया, आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने लगे टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। अगर मुझे इस अमोनिया के 20 मोल बनाने हैं, कितने बनाने हैं 20 मोल। जरा नजर रखिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, हाइड्रोजन अगर मैं 3 मोल लूंगा तो 3 मोल से ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे 2 मोल।
ऑब्वियसली हमें ये भी चाहिए, हमें इसका 1 मोल भी चाहिए, 1 मोल ऑफ N2 भी लगेगा। लेकिन अगर आपको NH3 के बनाने 20 मोल, कितने बनाने 20 मोल, तो 10 गुना ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो आपको H2 भी चाहिए 10 टाइम्स ज़्यादा, वो आपको कितना चाहिए 30 मोल आपको चाहिए। तो अगर आपको 30 मोल चाहिए तो इसका मतलब जो 30 मोल आपको लेने पड़ेंगे H2 के, उससे आपका NH3 बनेगा कितने मोल्स, 20 मोल्स आपका NH3 बनेगा। इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, इनमें से किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम है। जरा आप सीधे सॉल्व करें। 18 ml ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी होती है 1 के बराबर, 18 ml होता है 18 ग्राम के बराबर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है तो 18 ml हो गया 18 ग्राम, तो इसको 18 ग्राम लिखेंगे। 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसको सीधे लिखेंगे 0.18 ग्राम ही। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पहले मास निकालेंगे फिर मॉलिक्यूल बताएंगे। 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, 10⁻³ मोल आप सोचो कितने हो गए, 10⁻³ मोल -3 मोल इंटू करूंगा मैं बेटा 18 ग्राम, करूंगा कि नहीं। मोल को मास में कन्वर्ट करना है, मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर 18, तो अगर मैं 18 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻³ से, मैं 18 को माइनस करूंगा, आप सोचो ये कितने ग्राम्स होंगे, ये तो बहुत कम होगा, तो इसका वैल्यू बहुत कम निकलेगा। हमें 18 को डिवाइड करना है 1000 से, तो ये कितना जाएगा 1 2 3, वो बनेगा 0.018 ग्राम। तो इतने ग्राम्स बनेंगे किसके, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। 0.0224 लीटर ऑफ वाटर एट 180 ml 273, ये तो 1 मोल भी नहीं है, ये तो 1 मोल से कितना कम है, 22.4 होता, तो ये 10 टाइम्स 100 टाइम्स 10,000 1 लाख टाइम्स 10⁻⁵ बनेगा, इट इज 10⁻⁵ मोल, तो ये इतने कम मोल होंगे। तो अब बताओ सबसे कम मोल्स कहाँ पे है, सबसे कम मोल्स यहीं पे है। तो अगर आप देखेंगे ना सबसे ज्यादा मोल कहाँ पे है, वो पहले वाले ऑप्शन में, दैट इज 1 मोल। अगर 1 मोल ऑफ वाटर इसमें होगा तो इसी में होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, तो फर्स्ट पार्ट आएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या लिखा है, 125 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने 120 ग्राम लिया है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, दैट इज अ प्योर हाइड्रोकार्बन, इट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये क्या दे रहा है 120, ये दे रहा है 330 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसका आप कंबर्शन करते हैं तो उससे देता है 330 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 270 ग्राम ऑफ वाटर भी मिलते हैं ऑन कंप्लीट कंबर्शन। द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली आर, आपको बताना है कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा। जरा आप एक बात समझिए, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होगा CXHY, ये होगा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला। इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हमें क्या मिलेगा, वाटर भी मिलेगा ऑक्सीडेशन करके। जब मिलेगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है आपको 330 ग्राम। ज़रा मुझे बताएं वाटर कितना मिल रहा है आपको, वाटर मिल रहा है आपको 270 ग्राम मिल रहा है ये इतना। तो क्यों ना हम ऐसा कर लेंगे, मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड के 330 में ग्राम में देखूंगा कि कार्बन कितना है, वो कार्बन इसमें होगा। मैं इस वाटर के 270 ग्राम में देखूंगा कि हाइड्रोजन कितना होगा, वही हाइड्रोजन इसमें एक्चुअल में होगा। ये कार्बन इसी से इसमें गया, ये हाइड्रोजन इसी से निकल के इसमें गया, तो मैं निकालूंगा इसमें कि परसेंटेज ऑफ, मैं इसमें निकालूंगा बेटा मास ऑफ कार्बन कितना होगा। जरा मास ऑफ कार्बन मुझे बताइए कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में 12 ग्राम ऑफ कार्बन होंगे, सो आई विल राइट 12 डिवाइड बाई 44 इंटू क्या कर लेंगे हम 330 ग्राम, और वो जो आंसर निकालेंगे आप 12 डिवाइड बाई 44 इंटू 390 ग्राम, वो आएगा बराबर दैट वुड बी इक्वल टू 90 ग्राम्स। तो ये 90 ग्राम आएगा मास ऑफ कार्बन। जरा मुझे बताइए मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन होंगे वाटर के 18 ग्राम्स में, सो वी राइट 2/18 इंटू 270। जरा आप देखिए बेटा 2 और 9 से कटेगा 9 3, वो हो गया 30 ग्राम्स, तो ये आएगा 30 ग्राम्स। जरा अब आप क्या निकालिए परसेंटेज ऑफ कार्बन, जरा कार्बन का परसेंटेज बताओ कितना है। कार्बन का मास कितना है 90, बताओ टोटल मास कितना है 90 और 30। हाइड्रोकार्बन का जो टोटल मास होगा वो कितना होगा 90 एंड 30, 90 एंड 30 कितना है, वही तो है 120 ग्राम है ना, टोटल मास तो उतना ही बनेगा, तो वो बनेगा 120 इंटू क्या कर लेंगे हम, इंटू कर लेंगे हम बेटा 100, वो हो गया हाउ मच परसेंट 75%। इसका मतलब जो कार्बन होगा वो 75% होगा और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फिर कितना होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 25%। यू लुक फॉर द ऑप्शंस इफ देयर इज एन ऑप्शन विद 75 एंड 25, लास्ट वाला ऑप्शन है 75, हमें निकालना है किसका, कार्बन एंड हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली 75 एंड 25 आए। देखिए 76 फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन हैबर्स प्रोसेस दिया, आइडेंटिफाई ड्राई हाइड्रोजन, आपको आइडेंटिफाई करना है डाई हाइड्रोजन H2 को एज द लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स।
अभी हम कर ही रहे थे बेटा ये वाला सवाल। अगर आप ये वाले सवाल में देखेंगे, अब देखिए 56 ग्राम ऑफ N2 दिया है, ज़रा मैं इस रिएक्शन को लिखूंगा बेटा, N2 प्लस 3 टाइम्स H2, वो दे रहा है बेटा 2 टाइम्स NH3, 2 टाइम्स NH3, ये आपको मिल रहा है। ज़रा इस रिएक्शन में आप ध्यान दीजिए बेटा, N2 के कितने ग्राम्स लेने हैं 28, H2 के कितने ग्राम्स लेने हैं 6 ग्राम। अब आप देखिए क्या क्या, इसके 28 दिया है, 56 28 का डबल दिया है, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन डबल नहीं दिया है। अब देखो पहला ऑप्शन जो है आई थिंक जी इसका आंसर होना चाहिए, ये 56 दिया है, अगर ये 56 दिया है तो डबल करके दिए, अगर इसको भी डबल करते तो कितना चाहिए था 12, लेकिन उसने 12 के बदले दिए हैं 10 ग्राम। इसका मतलब है सीधे कि ये LR होगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए, पहला ऑप्शन इसका आंसर है। स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से नाइट्रोजन के 28 ग्राम हमें चाहिए और हाइड्रोजन के 6 ग्राम चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है वो नाइट्रोजन के दिए हैं 56 ग्राम और हाइड्रोजन के दिए हैं कितने 10 ग्राम। अगर नाइट्रोजन को डबल किया तो हाइड्रोजन को भी डबल कर लेते, अगर हाइड्रोजन को डबल कर लेते तो 12 बन जाता, तब स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट होता, लेकिन 12 नहीं दिया, 12 से कम दिया, तो जरूरत से कम दिया, इट इज लिमिटिंग रिएक्शन, तो लिमिटिंग रिएक्शन बनेगा, फर्स्ट पार्ट शुड बी द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट शायद पहचानना है, देखते हैं क्या क्या पहचानना होगा। x लिखा है यहाँ पे, m और y टाइम्स ये लिखा है, z टाइम्स ये लिखा है, x टाइम्स mn प्लस 2, 2y टाइम्स CO2 एंड z by 2 वाटर। द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन द रिएक्शन आर, तो वैल्यूज ऑफ x, y एंड z कैसे निकालेंगे, जरा इस रिएक्शन में हम लिखते हैं MnO4 लिख लेते हैं पहले, MnO4 -1 MnO4 -1, ठीक, और क्या लिखा हमने बेटा C2O4 -2, C2O4 -2। बताइए क्या बन रहा है इससे, एक तो बन रहा है Mn प्लस 2, Mn प्लस 2 बन रहा है, और उसके अलावा क्या दिया है Mn प्लस 2, और दिया आपको बेटा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी आपको दिया हुआ है। जरा देखिए हम इन सबके एन फैक्टर्स निकालेंगे। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7, +7 से कहाँ जा रहा है +2, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो होगा 5 के बराबर। जरा इस C2O4 में देखिए, कार्बन का जो इसका +3 है, +3 से कहाँ जाएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा +4, तो इसका चेंज होगा 1 होगा। अब 2 कार्बन है तो एक कार्बन का चेंज 1 है, 2 का 2 होगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो अब हम क्या कर लेंगे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नेट लॉस एंड गेन तो बराबर होना चाहिए। तो अगर नेट लॉस एंड गेन बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जरा 2 मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा, ट्वाइस MnO4 -1 और प्लस कितना आएगा 5 टाइम्स C2O4 -2। बताओ राइट साइड में क्या आएगा बेटा, ट्वाइस Mn प्लस 2, 2 Mn प्लस 2, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा, कार्बन है यहाँ से 10 टाइम्स CO2, तो ये बनेगा। इसका मतलब इसका जो MnX का वैल्यू आएगा वो आएगा 2, जो C2O4 का वैल्यू आएगा वो आएगा 5। अब देखिए 2 और 5 दो जगह है, 2 और 5 यहाँ भी है, 2 एंड 5 यहाँ भी है। अब और क्या निकालना है, Z किसका है, H+ का। जरा हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन बैलेंस करिए। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन हो गए 8 और ये हो गए 20, हो गए 28। जरा यहाँ से ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, ऑक्सीजन 20 है, यहाँ से 8 ऑक्सीजन की कमी है, तो 8 टाइम्स वाटर लगाएंगे। 8 ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है तो 8 टाइम्स वाटर वहां से लगेगा। 8 टाइम्स वाटर आने से वहां से हाइड्रोजन कितने आ गए 16, तो यहाँ से आएंगे लेफ्ट साइड में 16 H+। जरा आप H+ का कोएफिशिएंट देखिए कितना है 16, तो H+ का कोएफिशिएंट आना चाहिए 16। तो अब देखो क्या ऑप्शन क्या निकालेंगे, MnO2 का कोएफिशिएंट होना चाहिए 2 और C2O4 का कोएफिशिएंट होना चाहिए 5, और ये जो Z है ये H+ का कोएफिशिएंट है विच इज 16, तो ये आएगा 2, 5 एंड 16, ये बनेगा हमारा आंसर। इफ Na इज एवोगैड्रो नंबर, अगर एवोगैड्रो नंबर कितना है बेटा Na के बराबर, तब क्या हमें करना है, देन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयंस N-3 NSAs, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। जरा बताइए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पहले हम करेंगे काम, पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाई करेंगे Na से, और मल्टीप्लाई करेंगे कि एक नाइट्राइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा ये नाइट्राइड आयन देखिए आप, नाइट्राइड आयन जो है N-3, इसमें टोटल है 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2 and 8, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होंगे 8, तो मैं करूंगा इसको मल्टीप्लाई 8 से, 8 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, W/m से, W कितना दिया 4.2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ N हो गया 14 के बराबर, इनटू कर लेंगे हम Na और मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 8, तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर वुड बी 2.4 Na।
तो आंसर आएगा 2.4 Na। तो आंसर आएगा 2.4 Na। देखिए बेटा क्या लिखा है, कॉलम 1 मैच कॉलम 1 विद कॉलम सेकंड। कॉलम 1 में क्या लिखा है, 88 ग्राम ऑफ CO2। CO2 का 1 मोल जो होता है वो 44 ग्राम होता है, 88 ग्राम होते हैं 2 मोल। तो इसका आंसर आएगा 2 मोल। तो ये इसके साथ मैच करेगा। उसके बाद देखिए 6.02 इंटू 10 इज फॉर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होंगे, वाटर का 1 मोल होगा, तो सीधे आएगा यहाँ पे 1 मोल। पहले देखिए 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, ऑक्सीजन गैस एट STP। 5.6 लीटर मीन्स 1/4 मोल। जैसे 22.4 लीटर होता है 1 मोल, 11.2 लीटर होता है हाफ मोल, 5.6 लीटर होता है 1/4 मोल, दैट इज 0.24 मोल, 0.25 मोल। तो इसका जो आंसर आएगा इस वाले का 5.6 दैट इज 0.25 मोल। तो इस वाले का आंसर ये होना चाहिए। ऑप्शंस में चेक करिए, ए को आएगा क्यू, ए को आएगा क्यू 3 जगह। देखिए बी को जो आएगा वैल्यू, बी को आएगा आर, तो बी को आएगा आर, बी आर बी 2 जगह है। और उसके बाद देखिए सी को क्या आएगा पी, तो सी को आएगा पी, सी को पी है। तो इसका मतलब ए को क्यू, जरा आप नजर रखिए, फर्स्ट ऑप्शन आएगा ए को क्यू, ए को आएगा क्यू, ठीक, बी को आएगा आर, बी को आएगा आर, ठीक है, सी को आएगा पी, सी को आएगा पी, और डी को आएगा एस। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम सेकंड। कॉलम 1 और कॉलम सेकंड को मैच करो। क्या लिखा है, 28 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम के 28 ग्राम, जरा देखो हीलियम का मोलर मास कितना है 4, 28/4 ग्राम दिया 28, मोलर मास है 4, 28/4 इज 7 मोल। तो ये आएगा 7 मोल के बराबर। यहाँ से मोल्स दिया ना, यहाँ से मास वास दिया। 46 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम का मोलर मास होता है 23 और 23 हो गए 46 विच आर 2 मोल्स, तो यहाँ से आएगा 2 मोल। 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का 1 मोल होता है 40 ग्राम, और 40 ग्राम को 20 ऐड करो तो हाफ मोल, दैट इज 1.5 मोल। तो इसका आएगा बेटा 1.5 मोल। और एल्युमिनियम का आएगा सीधे 1 मोल। देखिए क्या है आंसर, ए का आंसर है क्यू, ए का आंसर है क्यू, लास्ट वाले पार्ट में है क्यू, ये आएगा आंसर। बी का आंसर होगा पी, बी का आंसर होगा पी, वो ठीक है। सी का आंसर है एस, सी का आंसर है एस, और डी का आंसर है आर, डी का आंसर है आर। फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इज करेक्ट फॉर गिवन स्टेटमेंट्स। Here T stands for true and F stands for false statements। तो आपको दिखाना है ट्रू फॉल्स कौन है। Reducing agents lower the oxidation number of an element in a given substance, these reagents are called as reductants। ये बात सही है कि reducing agent जो होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसका, और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कम करता है, और ये बात सही लिखा है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट बनेगा इसका, ये बनेगा इसका ट्रू स्टेटमेंट। चलिए देखिए, reducing agents are acceptors of electrons। नहीं, reducing agent खुद ऑक्सीडाइज होता है, वो लूज करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये बनेगा इसका फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पीशी करेगा दैट्स ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही लिखा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट बनेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ऑलवेज ऑकर साइमल्टेनियस। जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है वो साइमल्टेनियसली होती है, ये बात तो सही है, ट्रू तो है, ये कंप्लीमेंट्री होता है। तो इसका आंसर आएगा TFTT। तो TFTT जो आएगा बेटा सेकंड पार्ट आएगा इसका आंसर, तो ये आएगा इसका आंसर। चलिए देखिए बेटा क्या लिखा है, assertion reason देखो बेटा क्या है, the ratio by volume of gaseous reactants and products is in agreement with their molar ratio। the ratio by volume, जो volumes का ratio होगा of gaseous reactants and products is in the agreement with their molar ratio, बिल्कुल सही है। जब कोई रिएक्शन होता है उसमें जो गैशियस स्पीशीज होते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो उनके मोल्स का रेशियो होता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, वही वॉल्यूम्स का भी रेशियो होता है, और ये बात सही है, बिल्कुल गैशियस सब्सटेंस है, उसको आप नाम कहते हैं बेटा, अगर आपको याद होगा दिस एवोगैड्रोस लॉ आप कहते हैं, या ल्यूसेक्स लॉ अगर आपको याद होगा मोर प्रिसाइजली, ल्यूसेक्स लॉ जो गैलियोसेक्स लॉ पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल बात सही लिखा है, असर्शन तो बिल्कुल ठीक लिखा है। रीजन क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये बिल्कुल गलत है। जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इसने लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ गैस, वो नहीं चलेगा, तो रीजन गलत लिखा है। असर्शन इज ट्रू, assertion is correct but reason is incorrect। assertion true है, correct है, और reason incorrect है इसका। the number of electrons involved in the reduction of one nitrate ion to hydrogen is, अगर एक नाइट्रेट आयन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे। देखिए नाइट्रेट आयन जो होता है ना बेटा, उसको हम कैसे कहते हैं, NO3-1, ये नाइट्रेट आयन होता है। इसमें जो नाइट्रोजन का नाइट्रेट आयन जो होता है इसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोजन इज N2H4, ये हो गया हाइड्रोजन। जरा इसमें देखिए बेटा, इस नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। जरा हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना होगा, -2 होगा। बता इलेक्ट्रॉन कहाँ, ये कहाँ से जा रहा है, +7 से कहाँ जा रहा है, +5 से जा रहा है,
-2, अगर +5 से -2 जाएगा, +5 से -2 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन का गेन होना, 7 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो ऐसे होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 आएगा इसका आंसर। द स्पीशीज गिवन बिलो दैट डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा स्पीशी होगा जो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाता है। डिस्प्रपोर्शनेशन होने के लिए एक एलिमेंट जो होना चाहिए, ना वो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, ना वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, वो एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। जरा इन कंपाउंड्स में आप देखें, इनमें कितने एलिमेंट्स दिए हैं, इनमें ब्रोमीन और ऑक्सीजन दिया है। ब्रोमीन जो ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, ब्रोमीन का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 और उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7। ना तो ये -1 में डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाएगा, ना तो +7 में दिखाएगा। इन कंपाउंड्स में आपको 4 आयन्स में आपको देखना पड़ेगा किसमें ब्रोमीन या तो -1 में या तो +7 में। जरा पहला लीजिए आप BrO4, BrO4 में जो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट इज +7, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ब्रोमीन जो होगा उसका डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -1, तो जो ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन पे कितना चार्ज होगा, दैट वुड बी सिंपली कितना होगा बेटा, जरा आप देखिए ब्रोमीन पे कितना चार्ज होगा, इसलिए ऑक्सीजन पे तो होगा -2, अगर ऑक्सीजन पे -2 होगा वो जाएगा +2 में राइट साइड में, तो वहाँ पे बनेगा +1, ब्रोमीन पे आएगा +1। यहाँ पे कितना होगा, 6 में से 1 निकाल दो तो 5 आएगा, +5, और यहाँ पे आप निकालोगे 4 में से 1 निकालो तो +3। देखो यहाँ पे ब्रोमीन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ भी इंटरमीडिएट, यहाँ भी इंटरमीडिएट, लेकिन पहले वाले में जो ब्रोमीन है इट इज एन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, सो फर्स्ट पार्ट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, इन द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको दिया हुआ है, दिस इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, द इक्विवेलेंट मास ऑफ, इक्विवेलेंट मास किसका निकालना में, ऑफ H3PO2 इज, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2 कितना निकलेगा, और m जो छोटा m लिखा है इसको लिखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO2। जरा आप देखिए बेटा कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, H3PO2 जो होगा, H3PO2 वो कन्वर्ट हो रहा है एक तो PH3 में और कन्वर्ट हो रहा है ये H3PO3 में, H3PO3 में कन्वर्ट हो रहा है। जरा आप देखिए बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर जो H3PO2 में होगा दैट वुड बी +1 होगा, PH3 में ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा -3, और H3PO3 में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3 होगा, ये बनेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। जरा आप देखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, आई फर्स्ट चैकेट, तो ये 4 होगा, ये +1 बनेगा, यहाँ पे बनेगा -3, क्योंकि 6 में से 3 तो +3। देखो यहाँ कहाँ से जा रहा है, +1 से -3, अब बस मुझे +1 से -3 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ से जो डिफरेंस है ना, इन दो का डिफरेंस ऑक्सीडेशन नंबर का, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, +1 से +3, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो इसका अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो यहाँ से अगर निकालेंगे दैट वुड बी मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, जो कि एन फैक्टर इसका 4 है, प्लस डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, इसका मोलर मास दोबारा m आएगा, और सेकंड में देखो इसका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर इज 2, तो एन फैक्टर आएगा 2, तो आएगा m/4 प्लस m/2, m/4 प्लस m/2 आएगा 4m प्लस 2m प्लस 4m, 2m प्लस 4m, और डिवाइड बाई कितना आएगा, डिवाइड बाई आएगा 8, दैट्स इक्वल टू 6m/8, 6m/8 जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 3/4m, 3/4m आएगा बेटा इसका इक्विवेलेंट मास। अब देखिए इस ऑप्शन में 3/4m है कहीं पे, सेकंड ऑप्शन जो लिखा है दैट्स 3m/4, वो बनेगा इसका इक्विवेलेंट मास। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, विच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें से कौन सा ऐसा स्पीशी होगा जिसमें होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम कैसे निकालेंगे, पहला ऑप्शन जो दिया है विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जरा पहला ऑप्शन देखिए 7 ग्राम ऑफ N2, जरा 7 ग्राम डिवाइड बाय क्या कर लेंगे, डिवाइड जिसमें मोल ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा, 7 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना आएगा 28, वो होगा 1/4 आएगा इसका आंसर, ये है इसके मोल्स, जिसमें मोल ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा। 2 ग्राम ऑफ H2, 2 ग्राम ऑफ H2 हो गया 2/2 विच इज इक्वल टू 1 मोल। इसके बाद देखिए 16 ग्राम ऑफ NO2, तो वो आएगा 16, ऑक्सीजन का 32 और नाइट्रोजन का 14, 32 और 14 कितना हो गया, दैट्स इक्वल टू 46, 16/46 तो बहुत कम वैल्यू आएगा, 16/32 तो वो आ गया कितना आएगा 1/2 मोल, 1/2 मोल। बता मोल्स किसमें बेटा ज्यादा, मोल जो है वो सेकंड ऑप्शन में ज्यादा है, इसलिए इसमें मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा होंगे, जिससे मोल ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा।
Question number 87. At STP, the density of CCl4 vapors in gram per liter will be nearest to. अगर आप STP कंडीशन लेंगे, at STP पे किसी भी सबस्टेंस का जो 1 मोल होता है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो अगर मैं 1 मोल ले लूंगा बेटा किसका? CCl4 का। 1 मोल ऑफ CCl4 कितना आएगा? एक तो कार्बन के आएंगे 12 ग्राम प्लस इस CCl4 जो Cl4 है इसका आएगा बेटा 142 ग्राम। अगर मैं इनका मास निकालूंगा, इसका मास कितना आएगा मोलर मास? तो वो आएगा 2 हो गए 4 एंड 1 हो गए 5, दैट इज 154 ग्राम। तो अगर मैं CCl4 के 154 ग्राम लूंगा, उन 154 ग्राम्स का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 22.4 लीटर। और मुझे क्या निकालना है? डेंसिटी। डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम निकालूंगा मैं। व्हाट इज द मास वैल्यू? दैट्स 154 डिवाइड कितना कर लेंगे हम? 22.4। 154 का यूनिट ग्राम है और इसका लीटर है, तो जो इसका आंसर आएगा दैट वुड बी 6.87 ग्राम पर लीटर। तो ये आएगा बेटा इसका आंसर। दिस वुड बी द डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ CCl4। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाय मास। हीमोग्लोबिन में जो मास ऑफ आयरन दिया है वो कितना दिया है? मास ऑफ आयरन दिया है 3.4% आयरन बाय मास। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन, आयरन एटम्स कितने होंगे? 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितने होंगे नंबर ऑफ आयरन एटम्स? देखिए बेटा हम क्या कर लेंगे, हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन, इसका मतलब जो 100 ग्राम होंगे, 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 100 ग्राम में होगा आयरन कितना होगा? 0.34 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में होंगे 0.34 ग्राम ऑफ आयरन। 0.34 ग्राम ऑफ आयरन होंगे 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। मुझे कितने में निकालने हैं? 3.3 ग्राम में। तो 3.3 ग्राम में कितना आयरन होगा? तो वो होगा 0.34 डिवाइड कर लेंगे हम 100 से, इंटू कर लेंगे हम बेटा 3.3। तो इतने ग्राम्स आएंगे आयरन के। क्या मुझे ग्राम्स निकालने हैं या मुझे ग्राम्स से निकालने हैं नंबर ऑफ आयरन एटम्स? तो मुझे निकालने बेटा नंबर ऑफ आयरन एटम्स। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ आयरन एटम्स। तो मैं नंबर कैसे निकालूंगा? मैं पहले ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करूंगा और मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर निकालूंगा। तो अगर मैं नंबर निकालूंगा तो नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ आयरन एटम्स जो होगा, नंबर ऑफ आयरन एटम्स जो होगा वो किसके बराबर आएगा? दैट्स इक्वल टू मोल्स कितने हैं जरा इस मोल्स को देखिए, वो आएगा 0.34 इंटू 3.3 इंटू कितना आएगा बेटा? 10⁻⁻²। ये 10⁻² है, ऊपर लेके आओ -2। ये तो हो गए ग्राम्स। इसको मैं डिवाइड करूंगा मोलर मास जो कि 56 है, आयरन का मोलर मास 56 होता है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से, दैट 6 इंटू 10⁻23। अगर आप इस सब को सॉल्व करेंगे, इस सब को सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट्स 1.21 इंटू 10⁻20। इतने आएंगे आपको नंबर ऑफ आयरन एटम्स। आपने पहले क्या किया? ग्राम्स निकाले, ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट किया, मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, यू गेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स। तो ये इतना आंसर आएगा बेटा इसका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आयरन हैज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? आयरन का कहां पे होगा? जरा यहां देखिए, Cn कितने हैं? 6, तो ये हो गया -6। K कितने हैं? 3, हो गया +3। -6 एंड +3, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर भी होना चाहिए +3, तभी नेट चार्ज 0 होगा। Cn कितने हैं? 6। पोटेशियम कितने हैं? 4। -6 + 4 कितना बचेगा? +2, तो आयरन का होना चाहिए +2। जरा इसमें देखिए मोर साल्ट दिया, इस मोर साल्ट में आयरन सल्फेट लिखा है। आयरन सल्फेट में सल्फेट का -2, आयरन का +2, तो आयरन का आएगा +2। जरा यहाँ पे देखिए FeCO5 मेटल कार्बोनिल दिया। मेटल कार्बोनिल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सेंट्रल एटम का, किसी भी एटम का, दैट्स इक्वल टू 0। तो आपको लिखा है विच हैज द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फोर्थ पार्ट जो होगा उसमें लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन होगा। देखिए लास्ट वाला 90 वाला क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है? जरा देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो -1 में, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो -2 में, और यहाँ पे ऑक्सीजन 0 में। ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये हमारा आंसर नहीं है। नाइट्रोजन देखिए, यहाँ पे NO2 में जो नाइट्रोजन होता है वो +4 स्टेट में होता है, +4 स्टेट में। जरा यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए, एक तो +5 में है और दूसरा जो नाइट्रोजन है वो किस में है? वो होगा 4 - ये होगा +3 में। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है
इसका रिडक्शन भी हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। हमें लिखा है कि जो नहीं है, MnO4 में जो Mn है वो +7 स्टेट में, और यहाँ पे जो Mn है वो +4 स्टेट में। ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे भी -2 है, वहां पे भी -2 है। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसमें सिर्फ Mn का हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो रिएक्शन होगा ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। तो ये वाले जो 3 रिएक्शन है, यहाँ पे देखिए Mn किस स्टेट में है, +7 स्टेट में। यहाँ पे Mn किस स्टेट में होगा, MnO4 -2 लिखा है, तो यहाँ पे +6 स्टेट में होगा Mn, यहाँ पे +6 में होगा, यहाँ पे Mn +7 में है, यहाँ पे Mn +4 में। तो यहाँ पे भी Mn का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो जो इसमें थर्ड वाला रिएक्शन है सिर्फ वो ही डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, बाकी वाले रिएक्शन जो वो डिस्प्रपोर्शनेशन है, इसलिए इसका आंसर आएगा बेटा थर्ड पार्ट। चूज करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ट्रू एंड फॉल्स को ढूंढना है। होमोजेनस मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, बात सही है, ट्रू है। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए हेट्रोजेनस मिक्सचर आर ऑब्जर्वेबल टू नेकेड आई, बिल्कुल नहीं, हेट्रोजेनस के सारे कंपोनेंट्स आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो ये फॉल्स बनेगा। ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजेनस इन नेचर, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। सॉल्ट वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर, गलत लिखा है, वो एक होमोजेनस होता है। इट्स TF तो TF जो आएगा वो आएगा सेकंड पार्ट आंसर। MnO4 आपको दिया है, MnO4 -2 प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया, आपको निकालना है इन दिस रिएक्शन Z क्या होगा। देखो Z कैसे निकालेंगे बेटा, MnO4 लेंगे हम -1, MnO4 -1 या MnO4 -1 है, प्लस लेंगे हम बेटा H2O2 हमने ले लिया। बताइए क्या बन रहा है, हमें ये नहीं पता है क्या बन रहा है, लेकिन हमें ऑक्सीजन का पता है। यहाँ से जितने भी ऑक्सीजन है राइट साइड में वो किस स्टेट में है, वो -2 स्टेट में। जरा यहाँ से नजर रखिए बेटा, और वो ये कितने दिए, आपको 5 टाइम्स दिए हैं। देखिए ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है -2। इसका मतलब हर कोई ऑक्सीजन आइटम जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 10 ऑक्सीजन जो होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, टोटल गेन कितना होगा, टोटल गेन, मैं एन फैक्टर नहीं निकाल रहा हूँ, टोटल गेन कितना होगा, वो होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर टोटल वेट करो बेटा, -10 MnO4 H2O2 जो दिया है वो -1 से कहाँ जा रहा है, यहाँ से जो ऑक्सीजन दिया ना बेटा, ये वाला ऑक्सीजन, तो ये वाला ऑक्सीजन जो होगा इस पर थोड़ा करेक्शन कर लो। देखो बेटा क्या इसमें नजर रखिए आप बेटा, जो MnO4 है, MnO4 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7। ये +7 से कहाँ जा रहा है, नजर रखिए आप, यहाँ से +7 से कहाँ जा रहा है, हमें Mn को ही निकालना है यहाँ से, हमें नहीं पता Mn क्या होगा। लेकिन इसके अलावा आप देखिए इसमें लिखा है 5 टाइम्स O2, क्या लिखा बेटा, 5 टाइम्स O2, यहाँ पे हमने गलत किया था थोड़ा। 5 टाइम्स O2 पे आप देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -1 के बराबर। अब देखो ये 5 टाइम्स लिखा है, जरा मुझे बताइए एक ऑक्सीजन जो जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, -1 से 0, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो अगर रिडक्शन हो रहा है -1 से 0, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितनों का ऑक्सीडेशन होगा, एक का होगा -1 से 0, एक ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बताओ टोटल कितने ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो Mn होने चाहिए वो 10 इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए, लेकिन कितने Mn दिए हैं, 2 Mn। तो बता एक Mn जो है ना वो +7 से कहाँ जाना चाहिए, Mn जाना चाहिए +7 से +2। अगर Mn जाएगा +7 से +2 तो एक Mn जो होगा 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 Mn जो होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 × 5 दैट्स इक्वल टू 10। इसका मतलब जो यहाँ से गेन हो गए वो 10 हो गए, जो लॉस भी हो गए वो भी कितने हो गए, 10। तो यहाँ पे जो राइट साइड में स्पीशी होना चाहिए दैट शुड बी Mn+2, तो Mn+2 जो है फर्स्ट ऑप्शन आएगा आंसर। इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में आप देखिए क्या है, BrCO3 गिव्स दिस एंड दिस, ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज, आपको देखना ऑक्सीडाइज कौन है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। जरा यहाँ से ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, यहाँ पे तो -1 है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +5 है। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0 से -1, 0 से -1 मतलब रिडक्शन, 0 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी, ब्रोमीन का रिडक्शन भी। ऑप्शन में देखिए डायरेक्टली कहाँ पे लिखा है, लास्ट वाला ऑप्शन में लिखा है ब्रोमीन इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रोमीन का ही रिडक्शन हो रहा है। इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। इन द रिएक्शन, ये वाला आपको रिएक्शन दिया, इसमें आपको बताना है एक्स और वाई क्या होंगे, एक्स और वाई क्या होंगे वो आपको निकालने पड़ेंगे। देखिए बेटा इस रिएक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको लिखा है KMnO4
आपको दिया बेटा KMnO4, KMnO4 में इसका anion लेंगे हम, MnO4 हमने ले लिया, इस पर चार्ज होगा -1, प्लस लेंगे हम NH3। जरा यहां से देखिए बेटा क्या बन रहा है, यहां से बन रहा है MnO2, MnO2 मीन्स Mn+4 बन रहा है, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा, और NO3 बन रहा है, यहाँ पे NH3 कन्वर्ट हो रहा है NO3 -1 में, ये KNO3 है, आप NO3 लिखिए। देखिए बेटा क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। अब आप देखो Mn कहां से जा रहा है, Mn जा रहा है फ्रॉम +7 टू +4, तो इसका जो n फैक्टर आएगा, n फैक्टर वुड बी इक्वल टू 3, क्योंकि चेंज हो रहा है 3। अब नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, वहां पे भी एक नाइट्रोजन है, ये जा रहा है -3 से कहाँ, +5, -3 से +5 जाना मीन्स इसका जो n फैक्टर होगा दैट वुड बी इक्वल टू 8। तो ये 8 आप यहाँ ले आओ और ये 3 आप यहाँ ले आओ, 8 यहाँ ले आओ, 3 यहाँ ले आओ, तो आंसर आएगा। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, आई विल राइट 8 टाइम्स MnO4 -1, MnO4 -1 प्लस करेंगे हम 3 टाइम्स NH3, 3 टाइम्स NH3। अब देखिए राइट साइड में क्या बनेगा, Mn कितनी बार पर आएगा, 8 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 8 टाइम्स Mn+4। नाइट्रोजन देखिए कितने हैं, 3, तो यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स NO3 -1, 3 टाइम्स NO3 -1। अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कोफिशिएंट किस किस का, x और y का। जरा x का वैल्यू देखिए अब कितना बेटा, यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू कितना होगा 8, और जो y दिया आपको, y का जो कोफिशिएंट आएगा बेटा, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, कहीं पे 3 तो नहीं है, y किसका कोफिशिएंट है, KNO3 का। हाँ ठीक है बेटा, देखो क्यों, जो x का कोफिशिएंट है ना, x का जो वैल्यू है वो आएगा 8, तो x का वैल्यू आएगा 8, ये MnO4 का कोफिशिएंट है x, MnO4 का कोफिशिएंट हो गया 8। आपको y निकालना है नाइट्रेट का कोफिशिएंट, नाइट्रेट का कोफिशिएंट है y। अब नाइट्रेट का कोफिशिएंट देखिए वो कितना होगा, दैट्स इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू आएगा 8 और y का वैल्यू आएगा 3, x का वैल्यू आएगा 8 और y का वैल्यू आएगा 3, ये पार्ट आएगा बेटा इसका आंसर, x का वैल्यू होगा 8 और y का वैल्यू होगा 3। देखिए असर्शन रीजन दिया है, द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, मोलैलिटी चेंज नहीं होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। द मोलैलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर 1000 kg ऑफ 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है, ये इसलिए चेंज नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हम लेते हैं मोल्स और ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का भी पहला ही है। If equal volume of reactants are used, अगर हम equal volume of reactant use करेंगे, then number of moles of KMnO4, कितने moles of KMnO4 लगेंगे, used in acidic medium required to completely oxidize 0.5 mole of FeSO3। देखो कैसे करना है बेटा, कुछ आप ले लो MnO4 -1 लिया हमने, MnO4 -1, और क्या लिया आपने बेटा, FeSO3 ले लिया। जरा इस रिएक्शन को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, Mn एसिडिक मीडियम में जो होता है वो कन्वर्ट होता है Mn+2 में, और उसके अलावा क्या होगा, ये Mn+2 में कन्वर्ट होगा, और यहाँ देखिए बेटा आयरन किस में कन्वर्ट होगा, +3 में, Fe को बनेगा +3, और जो SO4 लिखा है SO3 को बनेगा SO4 -2। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ कहाँ जा रहा है, ये +7 स्टेट में, गया है +2, तो +7 से +2 गया, तो इसका n फैक्टर कितना आएगा, हमें बोलना है ना मोल्स कितने हैं, तो इसका n फैक्टर आएगा 5, n फैक्टर इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसका n फैक्टर कितना आएगा, वही आपको निकालना है, ये +2 है, और इसमें जो S है ना सल्फर होगा 6, तो ये होगा +4, तो यहाँ पे देखो क्या है, सल्फर यहाँ पे होगा +6। जरा आप मुझे बताइए, यहाँ पे दो चीजें आप देखिए, आप ये जो आयरन है वो कहाँ से जा रहा है, +2 से आयरन कहाँ जा रहा है, +3, +2 से आयरन जा रहा है +3, अगर +2 से आयरन जाएगा +3 तो इसका n फैक्टर बनेगा 1। अब देखिए सल्फर कहाँ जा रहा है, सल्फर जा रहा है +4 से, आप देखो कहाँ जा रहा है, +4 से +6, तो इसका जो n फैक्टर आएगा, इसका n फैक्टर आएगा बेटा कितना, 2 के बराबर। अब टोटल n फैक्टर जो आएगा वो आना चाहिए 3, तो इसका जो n फैक्टर आएगा दैट इज इक्वल टू 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। अब आप ये क्या करेंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जरा मल्टीप्लाई कर दो, 3 यहाँ लाओ, 3 MnO4 -1 और प्लस कितना आएगा, 5 टाइम्स FeSO3, 5 टाइम्स FeSO3। अब आपको ऑप्शन में क्या दिया है, 0.5 मोल पर लीटर, 0.5 मोलर मीन्स 0.5 मोल, तो 0.5 मोल FeSO3 को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कितना चाहिए, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, तो KMnO4 कितना लगेगा, जरा यूनिटरी मेथड अप्लाई करिए, इसके 5 मोल को ये कितना चाहिए, 5 मोल को ये चाहिए बेटा कितना 3, तो इसके 0.5 मोल को ये कितना चाहिए, जरा बता बेटा आंसर क्या आएगा, 5 मोल को चाहिए बेटा 3, 5 मोल को कितना चाहिए
5 मोल को मिलेगा 3, 5 मोल के लिए चाहिए 3, जरा 1 मोल के लिए बताइए कितना आएगा 3/5, बता हमें कितने मोल का निकालना है 0.5, तो 0.5 को कितना आएगा 3/5 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू हाउ मनी 0.3 मोल, तो आंसर आएगा 0.3 मोल। अब देखो ऑप्शन में 0.3 मोल है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा बेटा इसका। Which of the following reactions is the metal displacement reaction? Choose the right option. इनमें से metal displacement reaction कौन सा है? पहला वाला जो रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सेकंड भी डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। थर्ड और फोर्थ में देखिए, इसमें अल्युमिनियम जो है, अल्युमिनियम मेटल वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है क्रोमियम को, तो क्रोमियम डिस्प्लेस हो रहा है, इट इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आयरन डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, इट इज अ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो थर्ड पार्ट आएगा बेटा इसका आंसर। पहले वाले दो डिकम्पोजिशन है, जो फोर्थ वाला है दैट इज अ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, थर्ड जो होगा दैट्स अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए आपको एट 20 आपको क्या क्या चीज दिया है, एट 25 mm 40 mm पीस ऑफ गोल्ड फॉइल इज 0.25 mm थिक। आपको लेंथ ब्रेड्थ और वो दिया है सारी, वो थिकनेस दी है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अगर आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आपको क्या दिया, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज दिस, डेंसिटी ऑफ गोल्ड भी आपको दिया है। हाउ मेनी गोल्ड आइटम्स आर देयर इन द शीट, तो शीट में कितने गोल्ड आइटम्स होंगे। देखो हम कैसे करेंगे बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व, हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कितना होगा, वॉल्यूम से हम फिर मास निकाल सकते हैं, मास को नंबर ऑफ आइटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा बेटा, डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी किसके बराबर होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको मास चाहिए, मास किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस, करते हैं कि नहीं, LBH इसको हम थिकनेस यहाँ पे मानेंगे, इंटू करेंगे डेंसिटी, उस में मास चलेगा। जरा बताओ मास किसके बराबर आएगा, मास इज इक्वल, नजर रखिए बेटा, मास जो लेंथ ब्रेड्थ दिया ना और जो थिकनेस दी है वो मिलीमीटर में दिया है, और आपको डेंसिटी दिया है सेंटीमीटर में, तो मैं इसको सेंटीमीटर बनाऊंगा। देखो कैसे, अगर हम लिखेंगे ना बेटे 25, यहाँ पे कितना लिखा है 25 मिली कितना होता है, मिली 10 रेज़ पावर -3, लेकिन मुझे सेंटी बनाना है तो मैं लिखूंगा -1, और खुद समझ लो कि इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि सी हो गया 10 रेज़ पावर -2, इंटू क्या करूंगा मैं 40 इंटू क्या करूंगा मैं 10 रेज़ पावर -1, दोबारा बनेगा सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम बताइए कितना है, इसका जो थिकनेस होगा थिकनेस होगा 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ पावर -2, अपने आप ही आएगा सेंटीमीटर, और इंटू कर लेंगे हम डेंसिटी कितना दिया है 19.32, और वो खुद ही दिया बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 3 सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब कटेगा तो हम इसका मास निकाल सकते हैं। तो मास इसका आएगा 25 इंटू दिस वैल्यूज, 25 इंटू कर लेंगे हम 40 इंटू कर लेंगे 0.25 और इंटू कर लेंगे हम कितना बेटा 19.32, 10 रेज़ पावर -1, 10 रेज़ पावर -1, 10 रेज़ पावर -1 ही लिखना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे जो हमने वैल्यू लिखा ना बेटा, तो ये हमने ठीक लिखा 10 रेज़ पावर -1 यहाँ लिखना पड़े, तो यहाँ पे आएगा 10 रेज़ पावर -1, दैट वुड बी इक्वल टू इंटू 10 रेज़ पावर -3। ये हो गया हमें मास। हमें मास को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मोल्स में। अगर हम मास को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो मोल्स को फिर नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसमें लास्ट में निकालना क्या है, हाउ मेनी गोल्ड एटम्स, तो मैं एटम्स निकालूंगा। एटम्स कैसे निकालेंगे, मास दिया है, मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास कितना है 197, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 रेज़ पावर 23। मास को डिवाइड किया मोलर मास से, वहां से आएंगे मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10 रेज़ पावर 23, इससे आपको मिलेंगे नंबर ऑफ गोल्ड आइटम्स। और वो नंबर ऑफ गोल्ड आइटम्स जो होंगे, वो नंबर ऑफ गोल्ड आइटम्स कितने आएंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 1.47 इंटू 10 रेज़ पावर 22। तो इतना कैलकुलेट करके इसका आंसर आएगा 1.47 इंटू 10 रेज़ पावर 22। चलिए, सपोज एन एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। एलिमेंट x और y वो कंबाइन हो रहे हैं, और कितने कंपाउंड्स बना रहे हैं, 2, xy2 एंड x3y2। अब ये 2 कंपाउंड्स तो बन रहे हैं, बनने दो 2 कंपाउंड्स में 0.1 मोल ऑफ फॉर्मर, मतलब पहला कंपाउंड का 0.1 मोल उसका मास इतना है, एंड जो 0.05 मोल ऑफ द लीटर है उनका भी मास कितना होगा 90 ग्राम। जरा बेटा मुझे एक बात बताएं, क्या मैं दोनों का मोलर मास निकाल सकता हूँ। मैं लूंगा XY2 का मुझे निकालना है मोलर मास। जरा मुझे बताएं इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं बेटा। मोलर मास निकालेंगे ना हम ऐसे, नंबर ऑफ मास कितना होगा, मोलर मास मीन्स मास डिवाइड पे करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज द मास, पहले का मास बता बेटा कितना है 10 ग्राम है, डिवाइड कर लेंगे 0.1, दैट्स इक्वल टू मोलर मास आएगा 100 ग्राम। जरा दूसरा जो दिया है वो क्या दिया, x3y2 का जो मोलर मास आएगा वो मोलर मास किसके बराबर आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू W/N
बिल्कुल है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। जरा W का वैल्यू बताइए कितना है, W का वैल्यू है बेटा 9 और डिवाइड कर लेंगे 0.05, दैट आंसर वुड बी इक्वल टू 180 ग्राम। तो आपको दोनों का मोलर मास दिया है। जरा पहला कंपाउंड क्या दिया, XY2, तो मैं लिखूंगा x प्लस 2y, x प्लस 2y का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। और जो सेकंड कंपाउंड दिया है उसमें लिखेंगे हम 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y जो आएगा दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम। इसको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके एक को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस करके ये कटेगा तो ये बनेगा -2x, इट्स इक्वल टू -80, माइनस माइनस कटेगा तो x का वैल्यू आएगा 40। इसका मतलब इसमें जो x का एटॉमिक मास होना चाहिए दैट वुड बी इक्वल टू 40। अब देखिए इन चार ऑप्शंस में एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें x का एटॉमिक मास पहले ही 40 लिखा है, क्योंकि आपको निकालना व्हाट आर द एटॉमिक मास ऑफ x एंड y। तो अगर इसका 40 आ गया, इसका 30 आना चाहिए। और 30 कैसे करोगे आप, x का वैल्यू इन दो इक्वेशंस में कहीं पे फिट कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर का खेल है, नजर रखे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का -2, कॉपर का +2। जरा यहाँ से देखिए, कॉपर का 0, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। ऑक्सीजन का कुछ नहीं हो रहा है, कॉपर का भी चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन का भी चेंज हो रहा है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारा आंसर नहीं, हमें ढूंढना है इज नॉट एन एग्जाम्पल। देखिए Fe2O3 और CO, जरा Fe2 देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे +2, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे होगा +4। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। पोटेशियम देखिए बेटा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सीधे ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा। लास्ट वाला देखिए, बैरियम है +2, बैरियम है +2, Cl है -1, Cl है -1, हाइड्रोजन है +1, हाइड्रोजन है +1, सल्फेट पे -2, सल्फेट पे -2, सल्फर पे +6, सल्फर पे +6, ऑक्सीजन पे -2, ऑक्सीजन पे -2। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, ऑल द बेस्ट।